अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कंप्लीट नॉवल तुझे चाह के आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। वो जो सारी रात ऑफिस और यूनिवर्सिटी के काम की वजह रात काफ़ी लेट थक कर तकिए में मुँह दिए गहरी नींद में गुम था। किसी के झंझोड़ कर उठाने पर नींद के खुमार से खुलती बंद होती आँखें बमुश्किल खोलकर अपने दाएं जानिब देखा, जहाँ वो सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म में बमुश्किल कंधे तक आते बालों की पोनीटेल किए उसे उठाने में हलकान हो रही थी। आसिफ भाई उठे ना, कब से उठा रही हूँ, आप हैं कि उठ ही नहीं रहे? खैर तो है? ताबी आज तो मेरे कमरे में सुबह सुबह कैसे टपक पड़ी, जबकि तुम्हारी सुबह 11 बजे से पहले होती ही नहीं है। अल्लाह, आसिफ भाई आप भी ना भूल गए, आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती, इसलिए प्लीज जल्दी उठे ना। उसके ऐसे हल्कान और उजलत भरे अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम चलो, मैं रेडी होकर आता हूँ। उसे बोलकर बेड से उठते बाथरूम की तरफ रुख किया ताकि फ्रेश हो सके। कुछ ही देर में वापस कमरे में आते ही बेड पर अपने सूट मैचिंग टाई वॉच सब कुछ रेडी देखकर उसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि हर रोज की तरह उसे अपनी हर चीज रेडी ही मिलती थी। वो उसकी हर छोटी सी छोटी चीज का ख्याल करती थी। कभी कभी तो उसके इस तरह इतना ख्याल करने पर मना भी करता तो वो उसे नाराज हो जाती, तो वो कैसे उसे खुद से नाराज रहने दे सकता था। तभी उसकी माननी ही पड़ती। पूरे घर में नाश्ते की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। किचन में अदीला बेगम तेजी से हाथ चलाती नाश्ता बनाने की साथ सिमी को कोसने में भी दे रही थी, जो ना जाने रोज की तरह पता नहीं किन कामों में गुम थी। सिमी, अरे ओ सिमी, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ। एक तो पता भी है सुबह सुबह किचन में कितने काम होते हैं, फिर भी पता नहीं किन कामों में उलझी रहती है। आई बीबी जी, बस आ गई। जी बीबी जी। कहाँ थी, कब से बुला रही हूँ, कितनी बार कहा है नाश्ते के वक्त किसी और काम में मत पड़ा करो। बीबी, वो माँ जी ने जूते साफ करने को कहा था, बस वही कर रही थी। अच्छा बस बस, अब जल्दी हाथ चलाओ, सब लोग आते ही होंगे नाश्ते के लिए। जी बीबी जी। मजीद डांट से बचने के लिए सुमी जल्दी से हाथ चलाती उनकी मदद करने लगी। क्या हो गया है अदीला, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? जायरा बेगम किचन में आते ही अदीला बेगम को गुस्से में देख पूछने लगी। अरे भाभी क्या बताऊं, सुबह किचन में इतने काम होते हैं और ये महारानी रोज इस वक्त पता नहीं कहाँ चली जाती है। सिमी ने फिर से तोपों का रुख अपनी तरफ देखते अपनी सफाई पेश की, तो जायरा बेगम ने उसे हाथ बुलंद करके खामोश करवा दिया। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, माज या मुइज ने कोई काम कह दिया होगा, तुम्हें पता तो है हर काम इन्हें वक्त पर याद आता है। जाओ सिमी, तुम सबको बुला लाओ, मैं देख लूंगी। जी बीबी जी। सिमी इनकी बात सुनते ही भागकर किचन से निकली कि कहीं कोई और काम ना कह दें। अरे भाभी आप क्यों आ गई? आपके पहले ही घुटनों में दर्द रहता है, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। अदीला सब रेडी है ना? बस जल्दी करो, सब आते ही होंगे। मास उठ जाओ, नहीं तो कॉलेज से देर हो जाएगी। इतनी बार उठाने पर भी जब उसकी नींद रत्ती भर फर्क ना आया, तो रोज की तरह बाथरूम की ओर रुख किया और पानी से भरी बाल्टी उसके करीब आते ही उस पर उलट दी। और वो जो मजे से सोया हुआ था चीखते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठा। कुछ देर तक सूरत हाल समझ आने पर गुस्से से उसे घुरा। क्या है यार, कभी सुकून से सोने ना देना। कान में उंगली डाले झुंझलाकर बोला, रात सोने के लिए ही तो होती है मेरे भाई, अब उठ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ। मुइज के जाते ही वो भी तैयार होने चल दिया, क्योंकि नींद तो इस आइंस्टाइन की औलाद ने पानी के साथ बहा दी थी। वजाहत हुसैन के डाइनिंग टेबल पर आते ही बाकी सभी नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुए। डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता शुरू कर चुके थे जब वो सीढ़ियां उतरती भागकर आई और सरबराही कुर्सी पर बैठे वजाहत हुसैन के गले में बाहें डाल गई। सुबह खैर नानू। अरे सुबह खैर, मेरा बच्चा उठ गया। अचानक चौंक कर मुड़कर उसे देखा और शफकत से उसके हाथ चूमते बोले। अदीला बेगम को ये मंजर बहुत नागवार गुजरा, फिर सर झटक कर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई, क्योंकि ये तो रोज का मामूल था। अच्छा अब चलो जल्दी से नाश्ता करो, नहीं तो लेट हो जाओगी। जी नानू, कहती जल्दी से आइस के बराबर कुर्सी पर बैठते नाश्ता करने लगी। अरीबा, अरीबा ओ चिशमिश। अरीबा जो सुनते हुए भी अनसुनी करके नाश्ता कर रही थी, जानती थी जरूर फिर से कुछ उल्टा बोलेगा। उसकी चिशमिश बोलने पर अपनी ऐनक के ऊपर से घुरकर उसे देखा। उसके इस तरह देखने पर माज ने फौरन से अपने दांतों की नुमाइश की, फिर सबसे नजर बचाकर एक हाथ से कान पकड़ते आहिस्ता से उसे सॉरी बोला, लेकिन उसको मुंह बनाकर फिर से नाश्ते की तरफ मुतवज्जो होते देख हैरान परेशान हुआ। मतलब इस बार नाराजगी सख्त थी। उसे अपनी ये छोटी सी मासूम सी कजन बहुत पसंद थी। जितना उसे तंग करने छेड़ने में उसे मजा आता था, उतना ही उसके नाराज होने पर फिक्र भी होती थी। तभी उसे मनाने के नए तरीके सोचने लगा। आइस बेटा, आज यूनिवर्सिटी से फारिग होकर ऑफिस जल्दी आने की कोशिश करना। नया प्रोजेक्ट है, इसलिए मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, तो लेट मत होना। माजिद साहब नाश्ते से फारिग होकर ऑफिस के लिए निकलते हुए एक बार फिर अपने बेटे को याद करवाते हुए बोले। जी पापा, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। नाश्ते से फारिग होते ही माजिद और शुजा
साहब ऑफिस के लिए निकल गए थे। बाकी सभी नाश्ते से फारिग होते अपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। वजाहत हुसैन, जिन्हें सब बाबा जान कहते हैं, अपने 2 बेटों माजिद हुसैन, उनकी अहलिया ज़ायरा और 3 बच्चों गानिया, आइस, अरीबा और छोटे बेटे शुजा हुसैन, उनकी अहलिया अदीला और 2 बच्चों माज, मुईज़, जुड़मा और अपनी नवासी ताबीर के साथ वजाहत विला में रहते हैं। आसिफ भाई, क्या आप ऑफ टाइम भी लेने आएंगे मुझे? नहीं गुड़िया, मैं लेट हो जाऊंगा, आज ऑफिस भी जाना है। मैं ड्राइवर से कहूंगा, वो आ जाएगा लेने। ये क्या बात हुई? मुझे आप ही लेने आएंगे तो ही आऊंगी, मैं गुस्से में मुंह बसोरते हुए बोली। उसके मुंह बसोर कर कहने पर वो कहका लगा उठा और फिर हाथ बढ़ाकर उसे कंधे से लगाया। देखो, तभी मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ ना, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानो, आज मजबूरी है, कल से पक्का लेकर भी आऊंगा। मासूमियत से मुंह बनाते कहा। उसके यूं मुंह बनाकर कहने पर जाने क्यों वो उसे इतना प्यारा लगा, और वो कहाँ उसकी कोई बात टाल सकती थी। तभी फौरन मान गई। अच्छा, आज माफ कर रही हूँ, कल से नहीं मानूंगी। मैं उंगली उठाकर वो वार्न करने वाले अंदाज में बोली। ओके मैडम, सीने पर हाथ रखे, अदब से झुककर शरारत से कहा, और वो उसके ऐसा करने पर हंस दी। कॉलेज के गेट पर कार रुकते ही उसे खुदाफिज बोलती कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी लेट क्यों हो गए हो? वो जो यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठी कब से आइस का इंतज़ार कर रही थी, दूर से उसे व्हाइट शर्ट टाई के साथ ब्लैक जीन्स पहने आते देख गुस्से में उस पर भड़क उठी। लग भी इतना हैंडसम रहा था कि नज़र भी नहीं हट रही थी। लेकिन फिर अपना रो भी तो दिखाना था ना। अरे ज़ुनिया, बस वो ताबी को कॉलेज छोड़ते हुए देर हो गई थी। यार नाराज़ क्यों हो रही हो? आ तो गया हूँ, अब मैं नाराज़ भी ना हूँ। इतनी फ़िक्र केयर कभी मेरी भी कर लिया करो। अब तुम्हारा ख़्याल था तभी तो इतनी उजलत में तुम्हारे पास भागा चला आया। उसके मैंने-ख़ेज़ी से बोलने पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। लेकिन मैंने माफ़ी तो माँगी ही नहीं। उसके शरारत से कहने पर झुँझलाकर जेब से उसके कंधे पर रसीद की। आसी, अच्छा, अच्छा, सॉरी, अब नहीं करूँगा। बोलो, क्यों बुलाया था? क्या मतलब अब मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती? नागवार से लहजे में बोली थी। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन देखो ज़ुनिया, मुझे यूँ बगैर किसी रिश्ते के हमारा मिलना पसंद नहीं। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। जब हम एक मजबूत बंधन में बंध जाएँगे, तब तुम्हें एक पल के लिए भी दूर जाने नहीं दूँगा। उसकी मैंने तेज़ी से बोलने पर वो झिंक कर मुस्कुरा दी। फिर तुम कब अपने घरवालों को भेजोगे? मेरे घरवालों ने रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए हैं। अरे तुम्हारे लिए ही तो इतनी भाग-दौड़ करता हूँ, ताकि जल्दी से तुम्हारे घर अपने घरवालों को भेज सकूँ। उसके मैंने तेज़ी से बोलने पर उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए सर झुका गई और वो उसे देखकर हँस दिया। अब बोलती क्यों बंद हो गई मैडम की? अच्छा, अच्छा, बस अब जल्दी उठो, नहीं तो अगला लेक्चर भी मिस हो जाएगा। हाँ, हाँ, चलो। अपने बैग और फाइल समेटते दोनों अपनी-अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। कॉलेज से घर आते ही वो लाउंज में मौजूद सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। थक गई मेरी बेटी आज। ज़ायरा बेगम जो पास ही बैठी सोफे के कुशन ठीक कर रही थी, उसके यूं गिरने के से अंदाज में बैठने पर बोली, जी बड़ी मामी, बहुत ज़्यादा। आज पहला दिन था, फिर भी टीचर्स ने ढेर सारा काम उठाकर दे दिया। मतलब काफ़ी थका देने वाला दिन था आज। वो शरारत से बोली। हाँ ना, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। आज मेरी नई दोस्तें भी बनी। उसके यूं पुरजोश और मासूमियत भरे अंदाज पर ज़ायरा बेगम को उस पर टूट कर प्यार आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सब के साथ आपको अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान देना है, ठीक है? ज़ायरा बेगम उसे प्यार से समझाते हुए बोली। जी बड़ी मामी, आप देखिएगा, इस बार भी मैं टॉप करूँगी, ज़रूर मेरी बेटी, इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी मामी, नानू कहाँ हैं? मैं इन्हें भी बताकर आती हूँ। अरे पहले चेंज तो कर लो। नहीं बड़ी मामी, जब तक इन्हें देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। चलो ठीक है, वो अपने कमरे में होंगे, फिर फ्रेश भी हो जाना, मैं खाना वहीं भेज दूँगी, खा लेना। जी बड़ी मामी, बोलते ही वजाहत हुसैन के कमरे की ओर भागी। नानू, नानू कहाँ हैं आप? उसके यूं बगैर सांस लिए पुकारने पर वजाहत हुसैन, जो कि किताब का मुताला करने में मसरूफ थे, मुस्कुरा दिए। और वो जो इन्हें यूं पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई थी, भागकर उनके पास बेड पर बैठती, उनके कंधे पर सर रखती, गले में बाहें डाल गई। अरे मेरा बच्चा कॉलेज से आ गया, कैसा रहा दिन? और ये क्या, अभी तक चेंज भी नहीं किया? अरे नानू, आपको तो पता है ना, जब तक आपको दिख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। और वो उसके इस प्यार भरे अंदाज पर दिलो जान से मुस्कुराए। इन्हें अपनी ये नवासी बहुत प्यारी थी। फिर वो इन्हें अपनी आज की रौदात सुनाने लगी। अरीबा, अरीबा उसे, अरे सुनो ना यार, सॉरी कर तो रहा हूँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी तो लेकर आया हूँ। नहीं, इस बार मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगी। माज़ भाई, आप हर बार ऐसे ही करते हैं। सॉरी बोलते फिर जब मैं मान जाती हूँ तो फिर से तंग करते हैं। मुँह बनाते घूरकर उससे बोली थी। अच्छा देखो, फिर मैं ढेर सारी चॉकलेट्स वो भी अपनी पॉकेट मनी से लाके भी तो देता हूँ यार। अब मान जाओ ना प्लीज़, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। कैसी शर्त? अगर आप कान पकड़कर उठक-बैठक करके सॉरी बोलेंगे। क्या यार, थोड़ी-सी शर्म कर लो, तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, तंज़िया अंदाज़ में कहा। हाँ, तो आपको भी शर्म आनी चाहिए, अपने से छोटे बच्चों की चीज़ें चोरी करते हुए। यार ये क्या बात हुई? जी हाँ, यही बात है, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाएँ। यहाँ से मुझे अपना होमवर्क भी करना है। नाक से फिसलती ऐनक को ठीक करते मुँह बनाकर उसे बोली थी।
उसको मानते न देख हार मानकर एक नज़र कमरे के खुले दरवाजे से बाहर देखा, कहीं कोई देख ना ले, नहीं तो माँ दी ग्रेट की क्या इज़्ज़त रह जाती। फिर मुँह बसोरकर कान पकड़ते उठक-बैठक करने लगा और वो जो मुँह बनाकर खड़ी थी उसके ऐसा करने पर बमुश्किल अपनी हँसी को कंट्रोल करने लगी। लेकिन बुरी हो किस्मत अचानक किसी के खिलखिलाकर हँसने की आवाज़ पर फ़ौरन से खड़े होकर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ ताबीर पेट पर हाथ रखे हँसी से बेहाल हो रही थी और अरीबा जो बमुश्किल हँसी कंट्रोल किए खड़ी थी, ताबीर का साथ देते खिलखिलाकर हँसने लगी। इन दोनों को यूं अपना मजाक बनाते देख खफगी से घूरने लगा। मास जो हर वक्त इन दोनों को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, बहुत कम ही इनके हाथों उसकी दुर्गत बनती थी, तभी वो उससे मौके से भरपूर मजा ले रही थी। नॉट फेयर चुड़ैलो, अब बच के रहना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहते कमरे से निकल गया और वो एक बार फिर उसकी हालत याद करते हंसी। रात डिनर से फारिग होते ही सब लोग लाउंज में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि वजाहत हुसैन की माजिद साहब को मुखातिब करने पर सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। माजिद, नए प्रोजेक्ट का क्या बना? जी बाबाजान, सब ठीक जा रहा है, बस कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कामयाब रहेगा। आखिर आइस की मेहनत है इसमें। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ ऑफिस भी हैंडल किया हुआ है इसने, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हाँ, मेरा पोता है ही इतना काबिल और मेहनती, आगे भी ज़रूर तरक्की करेगा। वजाहत हुसैन के ऐसा बोलने पर वो झींक कर मुस्कुरा दिया और ताबीर अपने आइस भाई की इस तारीफ पर खुशी से चहकने लगी। लेकिन वजाहत हुसैन की अगली बात अदीला बेगम को बिल्कुल पसंद ना आई, पर फिर सब्र का घूंट भरकर रह गईं। माजिद, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर उसके मुनाफा से ताबी के लिए प्लाट खरीदो। माजिद साहब ने एक नज़र शिजा को देखा, उनके सर हिलाने पर हामी भर ली। जी बाबाजान, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बस प्रोजेक्ट कामयाब है इंशाल्लाह, तो ऐसा ही होगा। वजाहत हुसैन के वहां से उठकर चले जाने पर बाकी सब भी उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। शुजा साहब के कमरे में दाखिल होते ही अदीला बेगम, जो गुस्से से भरी पड़ी थीं, उनके पीछे ही कमरे में दाखिल होते ही उन पर भड़क उठी। ये बाबाजान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या हो गया है अदीला? क्या कर दिया है बाबाजान ने? जैसे आपको पता ही नहीं है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इन्हें अपनी ये नवासी ही नजर आती है, सब कुछ देने के लिए हर बार ऐसा ही होता है। क्या मेरे बच्चों का कोई हक नहीं? जब देखो हर एक की जुबान पर ताबी 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 होती है। अरे क्या हो गया है बेगम? बिन माँ बाप की बच्ची है, खुदा का खौफ करें, और कोई नाइंसाफी नहीं हुई मेरे बच्चों के साथ। बाबाजान जितना ताबी से प्यार करते हैं उतना ही बाकी सबसे भी करते हैं। देख रही हूँ मैं सब उनकी फिक्र बाकी सबके साथ में कह रही थी शुजा, अगर ऐसे ही रहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। गुस्से से बोलते बेड पर लेटते करवट बदलकर सोने लगी। शुजा साहब उन्हें देखकर तासुब से सर हिलाकर रह गए। तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है तो क्यों बेइज्जत होने आ जाते हो? मैं भी मरा नहीं जा रहा तुमसे शादी के लिए। कल तक तुम मेरी मोहब्बत का दम भरती थी और आज तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे वाला मिल गया है तो तुम्हें मेरा अपने घर आना भी गवारा नहीं। दुख और तासुब की मिली जुली कैफियत में बोला। हाँ तो किसने बोला था आने को? मत आया करो, नकबत भरे अंदाज में बोली। मुझे भी कोई शौक नहीं है, रिश्ता तुमसे खत्म हुआ है लेकिन मामू से नहीं, इन्हीं से मिलने आया था और साथ में शादी का कार्ड देने भी। इस एजाइया अंदाज में सलमान उससे बोला था। कार्ड किसकी शादी का? जूनिया ने चौंक कर उससे पूछा था। मेरी शादी का। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मोहब्बत में मजनू बना फिरता रहूंगा? नहीं जूनिया बीबी नहीं, दुनिया तुम पर खत्म नहीं होती। तुम मुस्कुर भरे अंदाज में बोलते एक आखिरी नजर उसकी फक होते चेहरे पर डालकर वो वहां से चला गया। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरती परेशानी और गायब दमागी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या मैंने गलती कर दी सलमान को ठुकरा कर? नहीं नहीं, अच्छी जिंदगी गुजारने का मेरा भी हक है। हाँ, कुछ गलत नहीं किया मैंने, बेड पर बैठ के खुद से हम कलाम होते बोली। मन अचानक दरवाजे पर होती दस्तक से चौंकी। जुनिया, क्या कर रही हो? बाहर आओ जल्दी, जब देखो कमरे में पड़ी रहती हो। आ रही हो अम्मा। एक तो ये अम्मा भी ना सुकून नहीं करने देंगी। झुंझुलाकर बेड से उठी। तभी आप ही क्या कर रही हैं? अब सुना नहीं है क्या? अरे यार, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बस वही समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है आइस भाई से ही समझना पड़ेगा। तुम सो जाओ, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ, फिर ही सोऊंगी। ठीक है, लाइट ऑफ कर दीजिएगा फिर, और जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है। आइस भाई मेरी बात तो सुने हैं, ये कहाँ गए? उसे कमरे में ना पाकर चारों ओर नजर घुमाती अंदर दाखिल हुई, फिर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखते बेड पर बैठती उसका इंतजार करने लगी। अचानक मोबाइल की होती रिंग से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, थोड़ी दूर पड़े मोबाइल को देखा, फिर एक नजर बाथरूम के दरवाजे की तरफ जहां अभी भी शावर चलने की आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर इंतजार करते रहने के बाद भी जब मोबाइल बंद ना हुआ तो हाथ बढ़ाकर उठा लिया, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर शो होते जोनिया नाम पर चौंक उठी। पता नहीं क्यों गुस्से के साथ अजीब से एहसास से दो चार हुई, जैसे वो बिल्कुल समझ ना पाई। फिर कुछ देर की कशमकश के बाद कॉल उठा ली। हेलो, कौन? जोनिया, जो सलमान की बातों की वजह से परेशान थी, इन सोचों से जान छुड़ाने के लिए आइस को फोन किया ताकि अपना मूड ठीक कर सके, लेकिन आगे से किसी नुस्वानी आवाज पर हैरान परेशान हुई कि रात के इस पहर आइस के कमरे में ये लड़की कौन हो सकती है। लेकिन फिर सर झटक कर बोली, मेरी आइस से बात करवाओ। मुंह बनाकर बोली कि जरूर, ताबीर होगी। इस तरह बेधड़क कभी भी वही उसके कमरे में आ सकती थी, क्योंकि आइस
उससे ताबीर के मुतालिक बातें करता रहता था। तभी मुंह बनाकर बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दें कि आप कौन हैं और इस टाइम आपको उनसे क्या काम है। गुस्से से पूछा। उसका दिल किया इस चुड़ैल का मुंह बिगाड़ दे जो इतने रूप से उससे बात कर रही थी। मैं जो कोई भी हूँ इसका तुमसे कोई मतलब नहीं, सो बेहतर है चुप करके फोन आइस को दो, मुझे उससे बात करनी है। कहाँ है वो? चिढ़कर उससे बोली, जो ना जाने क्यों उसका मूड मजीद खराब कर रही थी। क्यों दूं फोन? आप कौन होती हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय बदतमीजी कर रही हैं और बदले में मैं आपकी बातें चुपचाप मानूं? नहीं दूंगी, जो करना है करने, कहते ही गुस्से से फोन बंद किया। और तभी आइस बात से वाइट ट्राउजर और टी शर्ट में बाहर निकला, लेकिन ताबी पर नजर पड़ते ही चौंका, जिसका चेहरा पता नहीं क्यों सुर्ख हो रहा था। अरे ताबी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसके हाथ में नोटबुक देखते समझ गया कि जरूर कुछ पूछने आई होगी। वो आसिफ भाई, आपसे एक टॉपिक समझना था। अपने आप को कंट्रोल करती उससे बोली, अच्छा गुड़िया चलो जल्दी से दिखाओ, रात भी काफी हो गई है और ये तुम अभी तक क्यों जाग नहीं थी? वक्त पर अपना काम कर लिया करो बच्चे। जी आसिफ भाई, वो बस यही काम रह गया था, सुबह इसका टेस्ट भी है, तभी आपके पास इस वक्त आना पड़ा। चलो ठीक है, अब बताओ कौन सा टॉपिक है? उसके बताते ही वो उसे समझाने लगा, लेकिन ताबी का ध्यान उस लड़की की वजह से हट गया। उसके समझाने के दौरान भी वो इसी लड़की के बारे में सोचती रही। आखिर कौन थी जो वो इतने रूप से उससे बात कर रही थी, जैसे आइस भाई के बहुत करीब हो कोई। परेशान नजरें बार बार आइस के चेहरे पर डालती गायब दिमागी से उसे सुनने लगी। समझ लगी ताबी? कुछ और पूछना है तो बताओ। उसके पूछने पर वो चौंकी। हाँ नहीं, समझ आ गई। आसी फौरन से हड़बड़ाकर जवाब दिया। क्या बात है ताबी, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो ठीक हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो फिर जाकर सो जाओ, आगे ही काफी देर हो गई है। जी ठीक है। फिर एक नजर उसके मोबाइल पर डालती दिल में मचलता सवाल पूछ बैठी, आसी ये जुनिया कौन है? वो जो उसे बोलकर चीजें समेटता सोने के लिए लेटने लगा था, फौरन से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्यों, क्या हुआ? ताबी, वो आपका फोन आया था किसी जुनिया का। कौन है वो? फिर गहरी सांस भरकर उससे बोला, दोस्त है मेरी, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। आइस जानता था बगैर जाने वो बिल्कुल नहीं हटने वाली। क्यों है वो आपकी दोस्त? वो तो मैं हूं ना। फिर आपने कैसे किसी और को दोस्त बना लिया? आपने मुझे बोला था लड़कों को दोस्त नहीं बनाते, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपने उनसे दोस्ती क्यों की और वो आपकी दोस्त क्यों बनी? आंखों में आंसू लिए वो उससे बोली थी। आइस अपनी ही बताई हुई बातों में बुरी तरह फंसा था। देखो गुड़िया, वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के कई काम होते हैं वो मिलकर करने पड़ते हैं, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब अपना मूड अच्छा करो और जाकर सो जाओ। कल मैं अपनी गुड़िया, अपनी बहुत अच्छी दोस्त को कॉलेज से वापसी पर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा। ठीक है? उसके उसे इतनी ज्यादा अहमियत देने पर वो सब भुला दी, खुशी से उसके गले लग गई। क्या सच्ची? और वो इस अचानक अवदाद पर बौखला गया, फिर उसके चहक बोलने पर हंस दिया। हाँ मुच्ची, अब जाओ और सो जाओ। जी बोलती जल्दी से उठकर कमरे से भागी। उसे यूं जल्दी से मान जाने पर वो शुक्र करता सोने लगा कि शुक्र है उसकी गुड़िया नाराज नहीं हुई। फिर एक नजर मोबाइल को देखते वक्त देखा और सोचने लगा, क्या उसे अब फोन करना चाहिए या नहीं? पता नहीं क्या बात करने के लिए फोन किया होगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद कॉल मिलाई, लेकिन आगे से फोन के बंद जाने पर सोचा शायद सो गई हो, चलो सुबह यूनिवर्सिटी में पूछ लूंगा। सुबह जब आइस उसे कॉलेज छोड़ने आया तो पास ही कॉलेज वैन से निकलकर गेट के पास अरूज के साथ खड़ी उसका इंतजार करती माहम का आइस को टिकटिकी बांधे देखना जरा पसंद ना आया। अच्छा गुड़िया, वापसी पर लेने आऊंगा, फिर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा। ठीक है? उसकी नाक को उंगली से छूते कहा। ठीक है आसी, और अरीबा को भी लेते आइएगा। फिर वो भी नाराज हो जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुस्कुराकर कहता वहां से कार लेकर निकल गया और वो इन दोनों की तरफ बढ़ गई जो अब तक उसकी वजह से अंदर नहीं गई थी। तभी वो कौन था जो तुम्हें छोड़कर गया है? माहम के इश्तियाक से पूछने पर उसे घूर कर देखा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम्हारा शौहर हो? उसके घुरने पर वो मुंह बनाकर बोली, शर्म करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे कजन भाई हैं। जाने क्यों वो भाई बोलते बोलते साथ कजन भी लगा गई। ओह यार, कसम से तुम्हारा कजन कितना हैंडसम है, तुमने बताया ही नहीं। तुम्हारा इतना खूबसूरत कजन भी है, इसमें क्या बताने वाली बात थी? माहम, तुम भी ना क्या अजीब बातें करती हो। मेरी दोस्त, तुम बहुत मासूम हो इसलिए समझ नहीं सकती। उसका इस तरह बोलना, और वो भी आइस के बारे में, उसे जाने क्यों बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा छोड़े इस बात को, क्लास में चलें, नहीं तो लेट होने पर क्लास से बाहर निकाल देंगी मिस। चलो जल्दी से, हाँ चलो चलो। जोनिया, कल रात तुमने फोन किया था, खैरियत से? आओ, तो तुम्हें याद आ गया? जोनिया जो कल रात की गुस्से से भरी बैठी थी स्पार्ट अंदाज में उससे बोली, यार कल ताबी को कुछ काम करवाने लग गया तो देर होगी, फिर तुम्हें फोन किया तो वो बन जा रहा था। अब बताओ मैं क्यों खफा हो रही हो यार? आइस झंझलाकर उससे बोला, कभी ताबी वो कभी ताबी, ये हर वक्त ताबी ताबी सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, कभी इससे हटकर मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। उसकी ताबी ताबी की तकरार सुनकर वो उस पर भड़क उठी। क्या हो गया है जुनिया, तुम ऐसी तो नहीं थी, और क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? उसके यूं बेजारी से कहने पर वो फौरन गुस्सा छोड़कर सीधी हुई। उसे नाराज भी तो नहीं करना चाहती थी। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ, तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, और कब तुम अपने घर वालों को लेकर आ रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कहते ही जुनिया रोने लगी।
और वो जो बेजार बैठा था उसकी इस तरह रोने से बौखला उठा। अरे अरे जुनिया प्लीज रो नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ मामा से। और मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऑफिस के काम की वजह से उलझा रहता हूँ, बस तुम परेशान ना हो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जल्द बात करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरा भी गुजारा नहीं तुम बिन। उसके इस तरह बोलने पर वो ब्लश करने लगी और वो इस ब्लश करते देख खिलखिला पड़ा। अच्छा आज मुझे ऑफ टाइम पर ड्रॉप कर देना, मैं आज तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। आइस उसे मना करना चाहता था, फिर कुछ सोचे हामी भर ली। ताबी अपने कजन के साथ सेटिंग या दोस्ती ही करवा दो यार, कसमें मेरा दिल आ गया है तुम्हारे कजन पर। ब्रेक के दौरान वो क्लास के करीब ही ग्राउंड में बैठी कोक और चाट से इंसाफ कर रही थी जब माहम ताबीर से बोली थी। उसकी बात सुनकर ताबीर ने घूर कर उसे देखा। वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और किसी को के नहीं, मुंह बनाकर बोली। ओहो तो तुम इन्हें पसंद करती हो, तभी जेलिस हो रही हो, मुंह के जाविये बिगाड़ती माहम बोली। हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या तुम उनसे प्यार करती हो, इस बार पूछने वाली अरूज थी। लो जाहिर सी बात है प्यार भी करती हूँ उनसे, आइस भाई बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, खुशी से चहकते हुए बताया। अरे पागल, वो वाले प्यार की बात नहीं कर रहे, इस प्यार की बात कर रही हूँ जो एक लड़की को लड़के से होता है। हैं ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इनकी बात सुनकर उसे घबराहट होने लगी थी। यार ताबी मुझे तो यही लगता है, लगता ही नहीं कि तो इतना जेलिस कौन होता है, और वो वैसे भी तुम्हारे कजन है, सगे भाई नहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो मेरे भाई ही हैं, बस चिढ़कर उनसे बोली। तो ठीक है फिर तुम्हें क्या मसला है मेरी उनसे दोस्ती करने पर, और चलो मुझे छोड़ो, जब उनकी शादी होगी और उनकी बीवी आएगी तो क्या करोगी, उनकी बीवी तो तुम्हें उनके पास भी ना भटकने देगी। माहम इस्तेज़ाइया अंदाज में उसे बोली थी। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि आइस भाई की शादी होगी और मेरा क्या होगा। उनकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई थी। जरा गौर से सोचना, और फिर भी तुम्हें लगे कि ऐसा नहीं है तो ठीक है, मेरी ही सेटिंग करवा देना यार, माहम ने बेचारगी से मुंह बनाते हुए कहा। यार ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो, चलो क्लास का टाइम हो गया है। जब उससे कोई जवाब ना बन पड़ा तो बात ही पलट दी। हाँ हाँ तुम यही कहती रहना और इनको कोई लड़की लेकर निकल जाएगी, तुम हाथ मलती रह जाना, क्योंकि मुझे पता है तुम उनसे प्यार करती हो, लेकिन मानोगी नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। कहते ही वो क्लास की ओर बढ़ गई थी और ताबी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। कॉलेज से छुट्टी होते ही वो जैसे गेट से बाहर निकली तो आइस को पहले ही से अपनी कार के पास मौजूद खड़ा पाया, तो वो खुशी से चहकती उसकी कार की ओर बढ़ी, लेकिन फ्रंट सीट पर पहले से ही किसी लड़की को बैठे देख उसके कदम सुस्त हुए। उसकी कार के नजदीक पहुंचने पर आइस ने उसके लिए बैक डोर खोला तो वो दिल में हजारों सवाल लिए गुस्से और बेदिली से बैक सीट पर अरीबा के साथ बैठी। ताबीर ये जुनिया है, जुनिया ये ताबी है। उसके बैठते ही आइस ने इन दोनों का तारुफ करवाया। हाँ मुझे पता है तुम ताबी के बारे में बताते रहते हो, कि मैं तुम्हारे बताने से पहले ही बताने वाली थी कि यही ताबी है। दुनिया मुस्कुराकर आइस से बोली तो वो हंस दिया, लेकिन ताबी को इन दोनों का इस तरह से एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन जब्त किए बैठी रही। कैसी हो ताबी, दुनिया उससे मुखातिब हुई। ठीक लठमार अंदाज में उससे बोली थी। उसके इस तरह स्पाट अंदाज पर बेइज्जती महसूस करती बमुश्किल जब्त किए मुस्कुराई। आइस ने मिरर से ताबी को देखा जो संजीदा तासरात ये दुनिया को घुर रही थी। पता नहीं क्यों आइस को उसके तासरात देखकर हंसी आई, जिसे वो लब दांतों में दबाए जब्त कर गया। वो उसकी जैसी अच्छे से समझ रहा था, तभी जुनिया को साथ लाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जुनिया को मजीद नाराज नहीं कर सकता था। आजी ये बाजी कहाँ जा रही है हमारे साथ। जब उसे कंट्रोल ना हुआ तो पूछ बैठी। अपने लिए बाजी लफ्ज सुनकर जुनिया को तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन वो आइस की वजह से जब्त कर गई। अरे गुड़िया, इन्हें इनके घर ड्रॉप करना था, उनकी बस मिस हो गई थी, तभी ये हमारे साथ जा रही हैं। अरीबा खामोशी से बैठी इनको देख और सुन रही थी। आइस, क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ, आज मेरा भी आइसक्रीम खाने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं आप हमारे साथ नहीं आ सकती, आसी ने सिर्फ मुझे आइसक्रीम खिलाने का बोला था, तो मैं डिसाइड करूंगी कि हमारे साथ कौन जा सकता है कौन नहीं। आइस के बोलने से पहले ही ताबी जो बहुत मुश्किल से जब्त किए बैठी थी फौरन बोल पड़ी। इतनी इज्जत अफजाई पर जुनिया का चेहरा मारे गुस्से से सुर्ख हो गया। आइस को ताबी का जुनिया से यूं पेश आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा ताबी उसे ऐसे ही जेलिस हो रही है, क्योंकि अक्सर वो आइस की तवज्जो उस पर से बढ़ जाने पर यूं ही करती थी। ताबी ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का। आइस के इस तरह जुनिया की साइड लेने पर और जुनिया के मुस्कुराने पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसका दिल किया उसे कार से बाहर धक्का दे दे। मैंने बदतमीजी नहीं की, बस बताया है कि हमारे साथ नहीं जा रही। तभी आइसक्रीम खिलाने मैं लेके जा रहा हूँ ना, तो जुनिया भी हमारे साथ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपसे बड़ी हैं, ऐसे नहीं करते। मेरी बात नहीं मानोगी। आइस ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। नहीं तो मतलब नहीं, कोई बात नहीं आइस, मुझे घर छोड़ दो, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ताबी को अच्छा नहीं लग रहा था उसका मूड। मत खराब करो। अरे जुनिया ऐसा नहीं है तुम, मैंने कहा ना आइस प्लीज मुझे घर छोड़ दो। आइस की बात काटती वो उससे बोली तो आइस लब भेज गया। फिर उसे घर छोड़कर इन्हें आइसक्रीम पार्लर ले गया। वहां से फारिग होते ही इन्हें कार में बैठने का इशारा करते खुद पेमेंट करने चला गया। तभी आपी आपको जुनिया आपी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो बड़ी हैं आपसे और आइस भाई की दोस्त भी, तो इन्हें कितना बुरा लगा होगा।
अरीबा तुम तो चुप ही करो, तुम्हें नहीं पता इनका बहुत बदतमीज है वो, जितना मासूम बनती हैं इतनी है नहीं। मुंह के साफ ये बिगाड़ते बोली, लेकिन फिर भी देखा नहीं आइस भाई का मूड खराब लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। इससे ज्यादा अपने आप को तसल्ली देते बोली। अरीबा कंधे उचकाकर कार में बैठी। आइस के आते ही वो भी जल्दी से कार में बैठी, तो वो लोग घर की तरफ रवाना हुए। लाउंज में कदम रखते ही सामने सोफे पर बैठी गानिया को देखा तो वो दोनों हैरान हुई, फिर खुशी से चहकती उनके गले लग गई। गानिया आप ही, आप कब आई? बस कुछ ही देर हुई है गुड़िया, अरीबा से मिलते उसे बताने लगी। आइस जो कार पार्क करके लाउंज में दाखिल हुआ तो गानिया को देखते खुशगवार हैरत हुई। बाजी कैसी हैं आप? इस बार बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है आपने, और क्या अकेले ही आई हैं? नुमान भाई नहीं आए? नहीं, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, इन्हें काम था इसलिए। गानिया आई से 2 साल बड़ी थी। माजिद साहब ने अपने जानने वालों में ही गानिया की शादी की थी, जो शादी के बाद दूसरे शहर रहती थी। आइस थोड़ी देर लाउंज में बैठने के बाद अपने कमरे में चला गया ताकि फ्रेश हो सके, और इस दौरान उसने ताबी की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। रात को सब लोग गानिया की वजह से काफी देर तक लाउंज में बैठे रहे। सबके अपने अपने कमरों में चले जाने के बाद ताबी परेशानी से आइस के कमरे की तरफ रुख करते कमरे में दाखिल हुई। आइस बेड पर बैठा कोई फाइल देखने में मसरूफ था। कमरे का दरवाजा खुलते और ताबी को अंदर आते देख उसे नजरअंदाज करते फिर से फाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके इस तरह नजरअंदाज करने पर ताबी का दिल बुरा हुआ। आसी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उसके करीब आती बेड पर उसके पास बैठते उससे बोली, लेकिन आइस ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और हुनूस अपनी नजरें फाइल पर रखे उसे चेक करता रहा। उसके इस तरह करने पर वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी, और देखते ही देखते आंसू हिचकियों में बदले। आइस जो उसको मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था, उसके रोने पर गहरी सांस खारिज की और उसे कंधे से लगाया कि वो उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था। तभी ये क्या बात हुई? हमेशा ऐसे ही करती हो, ये ठीक नहीं है। मुंह बनाते उससे बोला था तो आप नाराज थे और बात भी नहीं कर रहे थे। उसके करीब बैठी नम आंखों से देखते उससे बोली थी, तो इसका मतलब तुम रोना शुरू कर दोगी? मनाने के बजाय मुझे लगा आप सख्त नाराज हैं। मानेंगे ही नहीं, और मैं आपको नाराज नहीं देख सकती। अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाती चेहरे से आंसू साफ करते बोली, तो क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सर झुकाकर बोली। उस चुड़ैल की वजह से वो आइस को नाराज नहीं कर सकती थी। सर्द सांस लेते उसे फिर से कंधे से लगाए, उसका सर सहलाने लगा। जानता था वो बहुत हसास है, इसलिए फौरन से मान गया, क्योंकि वो उसे इतनी देर नाराज रह नहीं सकता था। अच्छा ताबी, दोबारा ऐसा नहीं करना। वो मेरी क्लास फेलो है और तुमसे बड़ी भी है, और बड़ों के साथ ऐसे पेश नहीं आते। लेकिन आसिफ भाई, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे, मुंह बनाते कहा। अरे गुड़िया, इससे तो तुम पहली बार कल मिली ना, तो कैसे तुम्हें बुरी लग गई? उस दिन उसका फोन आया था ना, तो मैंने उठा लिया। वो बहुत रूड होकर बात कर रही थी, और आपको पता है मैं ऐसे किसी से नहीं बोलती। जब तक आगे वाला बदतमीजी करेगा तो मैं चुप नहीं रहती, वैसे ही बोलती हूँ। आयस उसकी बात सुनते हैरान हुआ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मसनूई घुर कर कहा। सॉरी, आपको बताना भूल गई, जुबान दांतों तले दबाकर बोली। अच्छा चलो, मैं इससे भी बोलूंगा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, और वो इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं, आप उनसे नहीं बोलेंगे, वो अच्छी नहीं है, गुस्से से बोली। आइस सर थाम कर रह गया, और वो उसको उसकी भाभी बनाने वाला था। जब उसे पता चलेगा तब क्या बनेगा। अच्छा चलो ठीक है, वक्त देखो क्या हुआ है, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, फिर सुबह कॉलेज भी जाना है। चलो, उसे टालने वाले अंदाज में कहा कि बाद में ऐसा ऐसा प्यार से समझा देगा। ठीक है, आसिफ खुशी से उससे बोली कि चलो। नाराजगी तो खत्म हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में आते ही बेड पर लेटी वो आज माहम की बातों को सोचने लगी। क्या वाकई माहम सच कह रही थी कि अगर आइस भाई की शादी हो गई तो मेरा क्या होगा, और वो मुझसे दूर हो गए तो? नहीं नहीं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। फिर मैं क्या करूं? और वो मिसनी जाने क्यों, मुझे लगता है वो भी आसी को लाइक करती है। कहीं वो आसी को मुझसे दूर ही ना कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, माहम सही कहती है, मैं उनसे शायद प्यार करती हूँ, तभी उनके नजदीक किसी को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन आसिफ भाई पता नहीं करते हैं या नहीं। करते तो हैं, तभी मेरी इतनी परवाह करते हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे बताऊं? सोचते सोचते वो जाने कब सोई, पता ही नहीं चला। लेक्चर से फारिग होती ही वो तीनों ग्राउंड में जाकर बैठी। हाय यार, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ लेकर आओ, माँ हम उनसे बोली थी। हाँ भुक्कड़, अभी क्लास में जो इतना कुछ खाया वो क्या था? हाँ, अरुज ने घुर कर उसे कहा। हाँ तो लेस और बिस्किट से क्या होता है यार, सच में लेके आना, प्यारी बहन नहीं? माँ हम उसे पुचकारते हुए बोली। इस दौरान उन्होंने ताबी की और देखा ही नहीं, जो पता नहीं किन सोचों में गुम थी। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ, अरुज उससे बोलती कॉलेज कैफे की तरफ बढ़ गई थी। उसके जाते ही माहम ताबी की तरफ मुतवज्जो हुई। ताबी, और ताबी क्या हुआ यार, कहाँ गुम हो? उसके अचानक झुंझुड़ कर पूछने पर वो बौखला उठी। कुछ नहीं, यहीं तो हूँ। और कहाँ जाना है? मैंने नजरें चुराते हुए बोली। मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है यार। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? अच्छा यार बताओ क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? ताबी कुछ देर हिचकिचाती रही कि कहे ना कहे, फिर हिम्मत करते बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी तुम इन्हें पसंद करती हो, लेकिन मान ही नहीं रही, तो अब मैं क्या करूँ? माँ मुझे लगता है दुनिया भी उनको पसंद करती है। ताबी परेशानी से बोली।
अरे यार, इसमें इतना सोचने वाली कौन-सी बात है? तुम उनको बता दो ना कि तुम उनसे प्यार करती हो, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करते हैं और इन्हें भी पता है मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वो मासूमियत से बोली, अरे पागल, वो तुम्हें बहन समझते हैं, बहन की नज़र से देखते हैं। माँ अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिमाग होगा तो सोचोगी ना, इस मामले में तुम बिल्कुल कोरी हो। उसके ऐसा बोलने पर ताबी ने उसे घूर कर देखा। ये लो तुम लोगों के समोसे और कोक। अरूज ने आते ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। अरूज, तुम ही इसे समझाओ इस पागल को, नहीं तो इसके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और ये हाथ मलती रह जाएगी। क्या समझाऊं मैं, कुछ पता भी तो लगे तुम लोग कौन सी खिचड़ी पका रही हो। अरुज को इस तरह झुंझलाकर बोलने पर माहम ने उसे सारी बात बताई। माम, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कह रही हो? अभी हमारी उम्र ही क्या है ये सब करने की? बेटा जी, तुम उम्र को देखती रहना, इधर वो बाजी सारा काम तमाम कर जाएंगी। माहम तंजिया बोली, यार छोड़ो ना, वो तो इससे बड़े भी हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वक्त लगे आएगा तो तब देखी जाएगी। तुम्हें समझाने को कहा था अरुज, और तुम ये क्या कह रही हो यार? तुम तो रहने ही दो। ताबीर, तुम मेरी बात मानो और इन्हें प्रपोज कर दो। माहम की बात पर ताबीर भुदक गई। हैं, ये क्या कह रही हो? मैं कैसे? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। और तुम करना भी ना ताबी, इसका तो वैसे ही दिमाग खराब है। कैसे फजूल मशवरे दे रही हो इसे? तुम, अरूज गुस्से से बोली थी। अरूज, ये मेरा और ताबी का मसला है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर है। ठीक है, अब मुझे भी मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगी। अरूज गुस्से से बोलती वहां से चली गई। अरे माहम, तुमने उसे नाराज कर दिया, कुछ नहीं होता, खुद ही बोल पड़ेगी, देखना। वो है ही ऐसी, माहम नकवत भरे अंदाज में बोली थी। तुम मेरी बात पर ध्यान दो, अगर अपने उस कज़न को पाना चाहती हो, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। फिर भी माहम, मैं कैसे? अगर इन्हें बुरा लग गया तो? अरे नहीं लगेगा, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है और जैसे-जैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊँगी। फिर माहम उसे सब बताने लगी। ताबी उसकी बात सुनती सुर्ख पड़ गई। ये सब तुम्हें कैसे पता माहम? ताबी ने हैरान होकर उससे पूछा था। क्यों, तुम टीवी नहीं देखती? देखती हूँ ना। माहम की बात सुनती वो पुरजोश होकर सारे कार्टून्स के नाम बताने लगी। अरे अरे, एक मिनट, तुम ड्रामा नहीं देखती? माहम ने हैरान होकर पूछा। नहीं यार, आसी ने सख्ती से मना किया है मुझे और अरीबा को ये सब देखने से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, माहम सर झटक कर बोली। क्यों, क्या हुआ? ताबी परेशान होकर बोली। अच्छा ये सब छोड़ो और जैसा मैंने बोला बिल्कुल वैसा ही करना। अच्छा, क्या इससे इनकी शादी मुझसे हो जाएगी? वो मान जाएंगे? हाँ ना, वो हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। बस फिर मैं ऐसा ही करूँगी, फिर वो मेरे पास ही रहेंगे। हाँ, अपने आप से मुखातिब होती वो खुश हो रही थी, तो साथ परेशान भी कि ये सब करेगी कैसे? चलो क्लास में चलते हैं और तुम अरूज की बातों में ना आना। उसे क्या पता मोहब्बत क्या होती है और अगर ना मिले तो कैसा लगता है। वो बस तुमसे जेलस होती है और कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलो। अब ताबीर उसे लिए क्लास की तरफ चल दी। अम्मी, अब तो आइस की शादी कर देनी चाहिए, आखिरी माह है और फिर तो वो वैसे भी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएगा और माशाल्लाह से ऑफिस वो पहले से ही संभाल रहा है। तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। और इंतज़ार की गानियाँ ज़ाहिरा बेगम के कमरे में दाखिल हुई और उनके पास बेड पर बैठते हुए बोली। ज़ाहिरा बेगम जो बेड पर बैठी टीवी देख रही थीं, उसकी बात पर मुस्कुराकर टीवी बंद करते उसकी तरफ मुतवज्जो हुईं। ये तुम्हें आज कैसे भाई की शादी की फ़िक्र सताने लग गई? अम्मी, आप भी ना, मेरा एक ही भाई, अब उसकी फ़िक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? लगता लड़की तुमने ढूँढ रखी है, तभी इतनी अतावली हो रही हो। क्यों? सही कह रही हूँ ना? मुस्कुराते उससे बोली। अरे! आपको कैसे पता? बस पता चल गया, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ अपने बच्चों को। अब बताओ, किसे पसंद किया है तुमने? अरे! अम्मी, वो मेरी नंद की दोस्त है, डॉक्टर बन रही है और खूबसूरत होने के साथ अखलाक की भी बहुत अच्छी है। जोशो-खरोश से उन्हें बताने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करूँगी। क्या नहीं करेंगी? आइस, जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, उनकी अधूरी बात सुनते पूछा। तुम्हारी शादी की बात हो रही और तो और तुम्हारी बहन लड़की भी पसंद करके बैठी है। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है मुझ गरीब को कैद करने की? आइस आंखों में शरारत लिए बोला। देख रही हैं अम्मी आप इसको? गानिया न रूठेपन से बोली। कोई जल्दी नहीं, मैं भी इसकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, अपना कमा भी रहे हो तो अब क्यों देर करें? अगर आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है। आइस कंधे उचका गया। देखा अम्मी, इसकी नीयत ही ठीक नहीं, तभी इतनी जल्दी मान गया। गानिया मसनूई घूर कर बोली थी। लो भला, इसमें भी मेरा ही कसूर है। ना मानो तब मसला, मान गया हूँ तो तब भी मसला। आइस मुंह बसोर कर बोला। ज्यादा मासूम ना बनो, जरूर कोई तो वजह है जो तुम इतनी आसानी से मान गए। अब जल्दी से बताओ कौन है वो? अरे कौन, किसकी बात कर रही हैं आप? आइस जानकर भी अनजान बन गया। गानिया उसकी सारी चालाकी समझ रही थी, तभी ज़ाहिरा बेगम से बोली। अम्मी, चले फिर बात आगे बढ़ाओ। वो लड़की अच्छी है, आपको भी पसंद आएगी। क्या क्या, कौन कौन सी लड़की? मैं सिर्फ जोनिया से ही शादी करूंगा। गानिया की बात सुनकर बेअख्तियारी में ही उसके मुंह से निकला, फिर एहसास होने पर खुद ही पछताया। हैं, ये कौन जोनिया? बताओ मुझे, ये कौन है? मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? ज़ाहिरा बेगम ने उसे घूर कर देखा। अरे आप भी ना, आपसे तो कोई नहीं जीत सकता। आइस झुंझला कर बोला।
वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, 1 साल जूनियर है। मैं आपसे बात करने ही वाला था कि आप पापा से बात करें और इसके घर रिश्ता लेकर जाएँ प्लीज़। ज़ाहिरा बेगम के दोनों हाथ पकड़ते बोला। उसकी शक्ल देखकर इन्हें इस पर बेइंतहा प्यार आया। तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं करूँगी बात। शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरते बोली तो वो खुशी से मुस्कुरा दिया। जमीला अपनी इस बेटी को समझाएँ, मुझे इस उम्र में बेइज़्ज़त ना करें। यासिर साहब यासिर भरे लहजे में बोले थे। हैं? क्या कर दिया? क्या करें मैं यासिर, मेरी बस से बाहर है, मेरी सुनती ही क्या हाँ है। जमीला बेगम गहरे दुख भरी आवाज में बोली। इस रिश्ते में क्या खराबी थी जो उसने ठुकरा दिया? और अच्छा खासा था, सलमान भी अपने घर का था, बात अपने घर में ही रह जाती। मुझे उसे यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहिए था। क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है बाबा? जोनिया जो काफी देर से उनकी बातें सुन रही थी आखिरकार बोल ही पड़ी। जमीला, इसे कह दो मुझसे बात मत करे, बहुत बेइज्जती करवा दी है इसने हमारी और बर्दाश्त नहीं होता। इसे बोले इस लड़के से कहे इस 1 हफ्ते में रिश्ता लेकर आए, नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कर दूँगा। अब मज़ीद मैं इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोलते हुए वहाँ से चले गए थे। ताबीर अपने और अरीबा के मुश्तरका कमरे में यहाँ से वहाँ टहलती शदीद परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला थी। फिर एक नज़र अपने बैग में पड़े फूलों पर डालती तो दिल की धड़कन में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता। क्या करूँ, जाऊँ या नहीं? अगर नहीं गई तो मज़ीद देर हो जाएगी। यूँ ही इज़्तिराबी कैफ़ियत में बेड पर बैठती, मज़ीद हलकान होने लगी। अगर इन्हें बुरा लगा तो? फिर एक नज़र अपने पास दाएं जानिब अरीबा को देखा जो गहरी नींद में गुम थी। फिर वक्त देखा तो हिम्मत करते उठ खड़ी हुई, अपने बैग से गुलाब के फूल निकालती जो मोहन ने ही लेकर दिए थे, लेकर आइस के कमरे की जानिब बढ़ गई। ताबीर जैसे ही आइस के कमरे का दरवाजा खोलकर दाखिल हुई तो फूलों वाले हाथ को फौरन से कमर के पीछे कर गई। अरे ताबी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था क्या? आइस जो ऑफिस के काम से फारिग होकर सोने के लिए लेटने लगा था, ताबी को अपने कमरे में आते देख दोबारा उठ बैठा। हाँ आइस भाई, वो आपसे कोई बात करनी थी, बमुश्किल हलक तर करते बोली। हाँ बोलो गुड़िया, क्या बात है? आइस मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला। वो वो आइस भाई, हाँ बोलो गुड़िया, क्या बात? और ये तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके करीब जाकर माथे पर हाथ रखे चेक किया। अरे मैं ठीक हूँ आसी, उसका हाथ अपने माथे से हटाते बोली, फिर हिम्मत करते फूलों वाला हाथ आगे करते उसकी तरफ बढ़ाया। आइस चौंक गया उसके हाथों में फूल देखकर। अरे ताबी, ये क्या? जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरी कोई बर्थडे नहीं है। हैरान होता उसके बढ़े हुए हाथ को देखकर ताज्जुब से बोला। हाँ मुझे पता है, और ये आपकी बर्थडे के लिए नहीं है तो? वो वो एक बार फिर हलक तर करते धड़कते दिल से बोली, उसके सामने घुटनों के बल बैठती हाथ आगे बढ़ाती। उससे बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। रुक रुक कर हकलाते हुए उससे बोली। उसकी इस हरकत पर आइस सुन पड़ गया था, कुछ देर तो शौक से बोल ही नहीं पाया। ताबीर, ये क्या कर रही हो? होश में तो हो, ये कोई मजाक का वक्त है? माथे पर नागवारी के बल लिए उससे बोला। मैं सच कह रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। इस बात पर आइस का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। रात के इस पहर और वो भी इस हालत में, अगर कोई देख लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती? उसकी साफ शफाफ किरदार पर अलग धब्बा लग जाता। ये सोच आते ही गुस्से से उसने मुठियां भींच ली। ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ताबी। क्या कॉलेज यही सब सीखने के लिए जाती हो? उसकी हरकत पर गुस्से से आग बगोला होते वो इस पर धाड़ा, और उसकी धाड़ पर खौफजदा होती वो जो घुटनों के बल बैठी थी फौरन उठ खड़ी हुई। आज से पहले इसे कभी इतने गुस्से में भी तो नहीं देखा था। हमेशा प्यार और नरमी से बात करने वाला नरम मिजाज का मालिक, जिसने उसकी तरफ कभी गुस्से भरी नजर भी ना डाली थी, उसकी धाड़ पर लरज गई। फिर हिम्मत करते बोल पड़ी, कौन सी बेहूदगी, किससे इजहार करना? कौन सी बेहूदगी है? मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हैं, बस इजहार करने में हिचकिचाते हैं, तो इसलिए पहल मैंने कर दी। ये कहते ही कुछ उसके गुस्से और कुछ शर्म से सर झुका गई, ये जाने बगैर कि उसके इस बेबाक इजहार से उसके गुस्से में मजीद इजाफा हो गया है। गुस्से और जब्त से उसका बुरा हाल था। अचानक उसका हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया, और वो जो इस अवदाद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, थप्पड़ की शिद्दत से दूर जा गिरी। सुन, अपने गाल पर हाथ रखे आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके उस पर हाथ उठाने की। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे प्यार, नरमी, मेरी तवज्जो का ये सिला दोगी तुम। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा, तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर इतना प्यार, इतनी तवज्जो दी, और इसका तुमने ये मतलब लिया? नफरत हो रही है मुझे तुमसे। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी। मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखना चाहिए था। खैर मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपनी छोटी बहन समझता हूँ, और मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ उससे, जिसे मैं पसंद करता हूँ, और मोहब्बत भी। वो मेरी हम उम्र है और मैच्योर भी, तुम्हारी तरह बेबाक और बेहुदा नहीं। ये सब सोचने और करने से पहले एक बार अपनी और मेरी उम्र ही देख लेती। मेरी नजरों में तुम आज गिर गई हो ताबी। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं बहुत बुरा कर जाऊंगा। कहते ही वहां से जाने लगा। वो जो बुत बनी अपने गाल पर हाथ रखे उसके
लहजे और लफ्ज़ों के वार सहती ज़ख्मी हो रही थी, उसके वहाँ से जाने पर चीख पड़ी और वो जो 2 कदम ही चल पाया था, उसके चीख कर बोलने पर रुका। आपकी शादी अगर होगी तो सिर्फ़ मुझसे, समझे? आप उसकी बात पर सर झटकते, वो अपने कमरे से ही निकल गया। कमरे से निकलते ही वो गेस्ट रूम में चला आया। अगर थोड़ी देर भी वहाँ रहता तो ना जाने क्या कर गुज़रता। गुस्से से उसका बुरा हाल था। उसे समझ ही नहीं आई कि उसके किस फ़ेल से वो इसके बारे में ऐसा सोचने लगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो घर में अगर ये बात फैली तो सब क्या सोचेंगे? गुस्से और परेशानी से उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। सर दर्द की गोली खाते वो वहीं सोने के लिए लेट गया। फिलहाल वो वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता था। ताबीर अपने कमरे में आते बाथरूम में जाकर बंद हो गई। बाथरूम के दरवाजे से लगती नीचे बैठती चली गई और मुँह पर हाथ रखे घुट-घुट कर रोने लगी। मैं नहीं होने दूँगी ऐसा, हाथ की मुट्ठियाँ बनाती चेहरे से आँसू साफ करने लगी। आप सिर्फ़ मेरे हैं, मैं किसी और का नहीं होने दूँगी। फर्श पर हाथ मारते बोली, क्या करूँ? अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। मैं नानू से बोलूँगी, वो मेरी ज़रूर सुनेंगे। हाँ, वो ही सुनेंगे। और तो कोई मुझसे प्यार करता ही नहीं है। यतीम तो आखिर यतीम ही होता है ना? अम्मी, आप क्यों चलेंगी इतनी जल्दी? बहुत याद आ रही है आपकी। काश आप मेरे पास होतीं, काश। बाबा की बेवफ़ाई को दिल से लगाती चली गईं। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इसका मतलब आपको भी मुझसे प्यार नहीं था। कहते ही हिचकियाँ लेते फिर से रोने लगी। आइस के जल्दी मचाने से आनन-फानन रिश्ता तय होते ही निकाह की तैयारियां होने लगीं। सब लोग मंगनी पर तैयार थे, लेकिन आइस के ना मानने पर फिर सबको निकाह पर ही मानना पड़ा। सब लोग हैरान थे उसकी इतनी अफरा-तफरी पर, जो शादी के लफ्ज़ से भी भागता था। दूसरी तरफ ताबी को वजाहत हुसैन से बात करने का मौका ही ना मिला और ना ही किसी को ताबी की मुतग़िर होती हालत नज़र आ रही थी। बहुत हिम्मत करती वो वजाहत हुसैन के कमरे की और बढ़ी, नानू मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ताबी बेटा, क्या बात है? वो कुछ बोलती के दफ्तर अदीला बेगम कमरे में दाखिल हुई। बाबाजान, आपसे मिलने कोई नीचे आया है। अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं, सादत ने आना था। चलो जल्दी से, पता नहीं कितनी देर से इंतजार करा होगा, मैं भी ना। कहते ही ताबी को मौका दिए बगैर वहां से चले गए और वो इन्हें जाता हुआ देखती रह गई। सुनो लड़की, घर में खुशी का माहौल है, इसलिए कोई भी टेंशन फैलाने की जरूरत नहीं, समझी? सारी उम्र तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए बेहतर है जो जैसा हो रहा है होने दो। उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहकर वो वहां से चली गई। ताबी की हालत ऐसी जैसे चेहरे से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। सुन दिमाग के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? क्या मेरे इजहार करने से मैं एक बुरी लड़की बन गई हूँ, या मुझ में कोई कमी थी? आंखों में आंसू लिए वो उसके सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगती बहुत टूटी हुई लग रही थी। वो जो अपने निकाह के लिए तैयार हो रहा था, उसे यूं अपने कमरे में देखकर नागवारी से रुख मोड़ते दोबारा से अपनी तैयारी पर नजर डालने लगा। उसके इस तरह नजरअंदाज करने पर वो चीख पड़ी, आप ये निकाह नहीं करेंगे? एक आखिरी नजर अपनी तैयारी पर डालता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। मैंने तुम्हें कहा था मेरी नजरों के सामने मत आना, लेकिन बहुत ढीठ हो तुम। खैर, तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये मेरी जिंदगी है और गुजारनी भी मुझे है। तुम्हें मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा तो शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम उस पर भरी नजरों से देखते कमरे से निकल गया। सब लोग हॉल में बैठे निकाह शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और जुनिया, उसकी तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मौलवी साहब निकाह शुरू करते बोलने ही लगे थे कि ताबी की चीख कर बोलने पर रुक गए। बाकी सब भी ताबी की और मुतवज्जो हुए, जो हाथ में छुरी लिए अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। अगर आपने ये शादी की तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, चीख कर बोलती वो छुरी को अपनी कलाई पर रख चुकी थी। वजाहत हुसैन शौक से ये सब देखते कुछ बोलने के काबिल ही ना रहे। ताबीर बेटा, ये क्या पागलपन है? माजिद साहब धाड़े, इतने मेहमानों के सामने ये सब उनके गुस्से में इजाफा होने लगा। ये आप आसी से पूछें, इन्हें पता था मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये जानने के बाद भी वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। इस चुड़ैल ने इनको मुझसे छीना है, अगर इन्होंने ना ये निकाह किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। उसके इस इंकशाफ पर सब हक्का बक्का रह गए और शौक से आइस की ओर देखने लगे। सुनिया शौक से सब देखती बेजान होने लगी थी। सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर इस तमाशे पर वो इश्तियाल में आता तभी की ओर बढ़ने लगा और उसे अपनी तरफ आते देख वो चीख पड़ी, खबरदार अगर आप एक कदम भी आगे बढ़े, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान ले लूंगी। अपनी कलाई पर छुरी रखते दबाव डाला कि हल्के से कट से खून बहने लगा। माजिद साहब ने फौरन आइस के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। जुनिया के बाबा यासिर साहब उसे होने वाले तमाशे पर गुस्से से भरे बैठे थे। एकदम धाड़े, बस बहुत हो गया, हमें कोई रिश्ता नहीं करना, इतनी इज्जत अफजाई बहुत है हमारे लिए। और लड़के, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले ही कह देते, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार मेरी बात सुने। अब सुनने को और क्या रह गया है? हाँ, चलो जुनिया यहाँ से। जुनिया जो शौक से सब देख रही थी, उनके हाथ पकड़कर वहां से ले जाने पर बेजान कदमों के साथ घसीटती चली गई। बाकी सब मेहमान भी हैरान बातें बनाते वहां से निकलते चले गए। आइस गम और गुस्से से ताबी की ओर बढ़ा और उसके हाथ से छुरी छीनते दूर फेंकी और साथ ही उसका हाथ उठा था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी ताबी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था।
मेरे दोस्तों और बाकी सबके सामने तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गुस्से से बोलते वो घर से ही निकल गया। मास फौरन उसके पीछे भागा, मगर तब तक वो गाड़ी लेकर निकल चुका था। लाउंज में वापस आते ही माजिद और शुजा साहब की आवाज पर वजाहत हुसैन की तरफ मुड़ा, जो तेज से सांस लेते सोफे पर गिर गए थे। इनकी यह हालत देखकर ताबीर के होश उड़ गए। तेजी से उनकी तरफ बढ़ी कि अदीला बेगम ने गुस्से से उसे एक झटके से रोका। अब क्या लेने जा रही हो? हाँ, वो नानू, दूर रहो इनसे, मजीद उनकी तकलीफ में इजाफा नहीं करो। माजिद और शुजा साहब वजाहत हुसैन को जल्दी से कार में बिठाते अस्पताल की तरफ भागे। जायरा बेगम एक गुस्से भरी नजर ताबी पर डालती हकारत से उसे देखती माज के साथ परेशानी से दूसरी कार में उनके पीछे रवाना हुई। साथ में आइस को भी कॉल करने लगी, जिसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो इस सब की जिम्मेदार। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक बार अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेती। बाप ने वैसे ही छोड़ दिया दोनों को, और मान को तुम खुद खा गई। तुम तो डाइन हो, डाइन। सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने हमारा। तुम्हें मैं अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। नहीं छोटी मामी, मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज एक एक बार नानू से मिलने दें प्लीज। ताबी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी थी। उठो यहाँ से, समझ नहीं आई? निकलो। अदीला बेगम ताबी को बाजू से पकड़ती घसीटते हुए गेट के पास लाई, और वो रोती हुई नानू को पुकारने लगी। आइस को पुकारती रही, लेकिन अदीला बेगम ने जुल्म की इंतहा करते इतनी रात को उसे गेट से बाहर धक्का देकर निकाल दिया, और गेट बंद करती गार्ड को सख्ती से मना करते अंदर बढ़ गए। ताबी कितनी ही देर तक गेट के पास बैठी रोती रही। प्लीज मामी, मुझे अंदर आने दें, डर डर लग रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी? अंकल, गेट खोल दें प्लीज, मुझे डर लग रहा है। एक नजर इर्द गिर्द दौड़ाई, जहां दूर दूर तक कोई जी रूह ना था। जब काफी देर तक गेट खटखटाने पर भी कोई नहीं आया, तो रोते हुए उठ खड़ी हुई। कहाँ जाऊं मैं अब? खुद से बुड़बुड़ाते वो मेन रोड की तरफ बढ़ी। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगी। हाथों की मुठ्ठियां बनाते, चेहरे से आंसू साफ करते वो कोई मासूम सी छोटी बच्ची लग रही थी। मेन रोड पर चलते चलते वो काफी दूर निकल आई थी, तो थककर पास ही पड़ी बेंच पर नजर पड़ते वहां बैठ गई। अरे गुड़िया, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मामा बाबा कहाँ हैं आपके? अचानक कहीं से औरत के आकर पूछने पर वो डर गई। वो जो आगे ही शदीद दुख से रो रही थी, उसके सवाल पर और शिद्दत से रोने लगी। कोई नहीं है मेरा, यतीम हूं मैं, हिचकियों से रोते उसे बताने लगी। अरे अरे गुड़िया, रोना नहीं, मैं हूं ना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी थोड़ी से पकड़ते प्यार से बोली। वो मासूम कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके इस प्यार भरे अंदाज पर फौरन उठ खड़ी हुई। कहीं और जाने के लिए जगह भी तो नहीं थी। इस औरत की सोच और नजरों से अनजान वो उसके साथ चल पड़ी। वजाहत हुसैन की तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर को इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। माजिद और शुजा साहब की परेशानी से बुरी हालत थी। जायरा बेगम, आइस का कुछ पता चला? दोबारा फोन करें उसे, कहाँ रह गया है ये लड़का? माजिद साहब जायरा बेगम से बोले, जो परेशानी से आइस को बार बार फोन कर रही थी। नहीं उठा रहा, फोन बंद जा रहा है। आज से पहले कभी ऐसा किया भी तो नहीं उसने। जायरा बेगम परेशानी से बोली, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इस सब की वही जिम्मेदार है। जायरा बेगम गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बस करें बेगम, इस सब की अगर वो जिम्मेदार है तो इतने हम भी हैं। इतना सब हो जाने के बाद आप अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं, और तो इसकी वजह से आइस को भी कुछ पता नहीं। जायरा बेगम नागवारी से बोली, बच्चा नहीं है वो, जरूर गुस्से में इधर उधर निकल गया होगा। काश आपने ताबी को भी अपने बच्चों की तरह पाला होता, तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। माजिद साहब तासुर से सर हिलाकर बोले, तो आपका मतलब है मैंने इसका ख्याल नहीं रखा, उसको ठीक से पाल ना सकी? जायरा बेगम दबे दबे गुस्से में बोली, ये तो आप बेहतर जानती हैं, ख्याल तो घर में रहने वाले एक पालतू जानवर का भी रखा जाता है। माजिद साहब तंजिया अंदाज में बोले, क्या हो गया है भाई भाभी, आप लोगों को कुछ तो ख्याल करें, कम से कम जगह का ही ख्याल करें, ये बातें घर जाकर भी हो सकती हैं। जायरा बेगम अभी कुछ बोलती कि शुजा साहब के बोलने पर चुप कर गए। डॉक्टर के रूम से निकलते ही माजिद और शुजा साहब उनकी तरफ बढ़े। कैसे हैं अब वो? देखें, अभी तो कंडीशन बेहतर है, लेकिन कोशिश करें स्ट्रेस से इन्हें दूर रखें, ये इनके लिए ठीक नहीं। डॉक्टर मजीद इन्हें हदायत देते वहां से चला गया। दोबारा फोन करें इसे, कहाँ रह गया है? यहाँ परेशानी से हमारी बुरी हालत है कि ये मजीद हमें परेशान कर रहा है। माजिद साहब झुंझलाकर बोले। गुस्से में घर से निकलकर बेमकसद वो कार दौड़ा रहा था। आज उसकी खुशी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। रह रहकर उसे ताबीर पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। क्या कुछ नहीं किया उसके लिए उसने, और उसने क्या किया बदले में? उसकी खुशियां बर्बाद करके रख दी। शदीद गुस्से में हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा ताबीर, कभी नहीं। गुस्से में चीखते वो कोई पागल लग रहा था। कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद मोबाइल उठाकर देखा, तो जायरा बेगम और शुजा साहब की इतनी कॉल्स देखकर मजीद परेशान हुआ। फिर ना चाहते हुए भी कॉल करने लगा। हेलो बेटा, कहाँ हो? आइस की कॉल आते देख जायरा बेगम ने जल्दी से रिसीव की। कहीं नहीं मामा, आप बताएं क्या हुआ, क्यों बार बार फोन कर रही थी? उसके पूछने पर जायरा बेगम वजाहत हुसैन के बारे में बताने लगी। वो जो बेजार सा बैठा था, परेशान होता, कार का रुख अस्पताल की तरफ करते स्पीड तेज कर दी। क्या हुआ बाबा जान को, ठीक तो हैं वो?
दूर से मास को देखते उसकी तरफ बढ़ा। अब तो ठीक है कंडीशन उनकी, लेकिन स्ट्रेस लेने से मना किया है डॉक्टर ने। माज ने डॉक्टर की कही बात बताई। कहाँ रह गए थे, कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं, कोई परवाह है भी तुम्हें? माजिद साहब गुस्से में उससे बोले। सॉरी पापा, बस इस वक्त बहुत गुस्से में था। तो खैर आप बताएं, बाबा जान से मिले? उनकी बात टालते पूछने लगा। नहीं, बस जाने लगे थे, और तुम भी देख लो उनको। इनसे बोलते वो सब कमरे की तरफ बढ़े। उनको होश में देखकर कुछ हौसला हुआ था इन सबको। बाबा जान तबीयत कैसी है अब? ताबी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? उनके इस सवाल पर सब लोग कुछ देर के लिए खामोश हो गए। बाबा जान वो ठीक है और घर पर है, आप घर चलकर मिल लीजिएगा, माजिद साहब उनसे बोले। जबकि यहाँ आने से पहले किसी ने भी ताबी को देखा था, ना ही उसकी कोई परवाह की। ठीक है फिर जल्दी से चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वजाहत हुसैन बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए बोले। जबकि इस हालत में भी उनको ताबी की फिक्र करते देख आइस को नागवार गुजरा। उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी इन्हें इसकी फिक्र थी। गुस्से से सर झटकते हुए कमरे से निकल गया। अदीला बेगम गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल तो आई थी, अब 2 घंटे गुजर जाने के बाद वजाहत हुसैन की परेशानी में उसे बिल्कुल फरामोश कर बैठी थी। दफ्तन कार के हॉर्न पर जल्दी से बाहर की तरफ निकली। बाबा जान कैसे हैं आप? मैं तो डर ही गई थी, क्या हो गया है? अदीला बाबा जान को अंदर तो ले जाने दो, शुजा साहब उनकी उजलत भरे अंदाज पर उनसे बोले। हाँ हाँ चले अंदर। आइस इस वक्त ताबी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन वजाहत हुसैन की वजह से जब्त किए बैठा रहा। ताबी कहाँ है, इसे बुलाओ जल्दी से, वजाहत हुसैन बेसब्री से बोले। इनके पूछने पर अदीला बेगम को होश आया। वो तो ताबी को भूल ही गई थी। जब काफी देर तक ताबीर नहीं आई तो वो फिर से बोले। छोटी बहू मैं पूछ रहा हूँ ताबी कहाँ है? अब के उनके फिर से चुप रहने पर सबको तशवीश होने लगी। वो बीबी जी ने ताबी बीबी को घर से निकाल दिया है। सुमी के बोलने पर सबको सौंफ सूंघ गया था। आइस झटके से उठा। अदीला बेगम ने सुमी को खा जाने वाली नजरों से देखा था। छोटी बहू ये सिमी क्या बोल रही है, कहाँ है ताबी, जल्दी से बुलाइए उसे, वजाहत हुसैन धाड़ कर बोले थे। उनकी धाड़ पर वो लरज गए, फिर हलक तर करते बोले। वो ये सब उसकी वजह से हुआ था, तो गुस्से में आके मैंने इसे घर से निकाल दिया। हमारी इतनी बदनामी हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी बात सुनकर सब लोग सख्ते में आ गए थे। क्या मैं मर गया था जो तुम इस घर के फैसले करने चल पड़ी? वो गुस्से में धाड़े। तुमने रात के इस पहर इस बच्ची को घर से निकाल दिया, जानती हो छोटी बहू तुमने क्या हरकत की है, और वो पता नहीं कहाँ गई होगी। आइस जल्दी से होश में आता बाहर भागा, साथ माज और मोइज भी भागे। ये तुमने क्या कर दिया बहू, मेरी बच्ची कहाँ होगी? इनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। माजिद और शुजा साहब जल्दी से इन्हें संभालते कमरे में ले गए। अगर ताबी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अदिला, शुजा साहब गुस्से में इनसे बोलते वजाहत हुसैन के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। मेरी ताबी कहाँ है माजिद, उसे लेकर आओ। माजिद साहब उनकी ताबी ताबी की तकरार सुनकर सर सांस भरकर रह गए। आप फिक्र नहीं करें बाबा जान, वो यहीं होगी, आइस लेने गया है। जायरा बेगम देखें कितनी देर हो गई है, ये अभी तक आई क्यों नहीं? देखें जाकर, अल्लाह करे ताबी मिल गई हो उन्हें। माजिद साहब परेशानी से सर हाथ में गिरा गए। अदीला बेगम अलग पछता रही थी। किसी की औलाद पर इतना जुल्म ढाने से पहले अपनी औलाद को ही देख लेती। शुजा साहब दुख और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में बोले तो अदीला बेगम ने दहल कर दिल पर हाथ रखा। अल्लाह ना करे, अपनी औलाद पर आई है तो दिल कांप गया आपका, वो तो फिर यतीम और लड़की जात है। सारी रात ताबीर को ढूंढने में नाकाम होकर वो तीनों थके कदमों से लाउंज में दाखिल हुए तो सब जल्दी से उनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ, मिली कहाँ ताबीर? नहीं मिली पापा, सारी जगह देख चुके हैं, कहीं नहीं मिली, मास और मुइज दोनों परेशानी से बोले। आइस साकिन सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा। ये सब तो नहीं चाहा था मैंने, वो बेचारी कहाँ होगी, और अगर किसी गलत लोगों के हाथों में चली गई तो ये सोच आते ही वो कांप गया। नहीं नहीं, मुझे फिर से ढूंढना होगा। हाँ, खुद से हम कलाम होते वो फिर से परेशानी से बाहर निकल गया। माजिद साहब और बाकी उसे आवाजें देते रह गए। देखो, माल एकदम तगड़ा है और मुझे अपनी रकम पूरी चाहिए। तुमने 1 हफ्ते का कहा था और मैंने आज ही एकदम नया माल तुम्हें दिया है। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, ये लो रखो। अब जाओ, मुझे आज ही कराची के लिए निकलना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उससे रकम लेते वो औरत फौरन वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही वो आदमी ताबी को कार की पिछली सीट पर डालकर उस पर कपड़ा देते फौरन कार से लेकर निकल गया। शर्म तो नहीं आती तुम्हें, बस भी कर दो अब, रात देखो कितनी हो गई है, घर भी चलना है, दादा जान गुस्सा होंगे। आए झुंझुलाकर बोला। लो भाई, अब मैं खाऊं भी ना, खाने तो दें स्पून से। एक तो आप हाथ बड़ी मुश्किल से आते हैं, और आ जाएं तो फिर भी जल्दी जल्दी की रट लगाए रखते हैं। मिशा मुंह बनाकर बोली। मेरी बहन, सुबह मुझे ड्यूटी पर भी जाना है, प्लीज, मुंह बसोरते बोला। अच्छा अच्छा चले, अब बाकी पैक करवा दें, घर जाके खा लूंगी। अल्लाह अल्लाह मिशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वेटर को बुलाकर पेमेंट करते, बाकी का खाना पैक करवाकर दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। हाँ, बस 1-2 घंटे तक पहुंच जाऊंगा, माल तैयार है। हाँ, होश में आते कुछ देर तक सूरत हाल समझते ताबी का दिमाग सुन हो गया। ये कहाँ लेकर जा रहा है मुझे, और वो आंटी कहाँ गई? खौफ से चेहरा सफेद पड़ गया था। फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचती चित लेटी रही। कैसे निकलूं अब दफ्तर? उसे कार रुकते देख मजीद खौफजदा हुई। फिर उसे कार से निकलकर जाता देख थोड़ा हौसला हुआ।
जल्दी से सीट पर से उठकर बाहर देखा। पेट्रोल स्टेशन के करीब गाड़ी खड़ी देख जल्दी से बाहर निकली और भागना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, इस आदमी की नजरों से दूर। खौफ से उसका बुरा हाल था। दुपट्टा भी कहीं गाड़ी में ही रह गया था। भागते हुए पीछे मुड़कर बार बार देखती, कहीं वो आदमी पीछे ना आ रहा हो। इसी खौफ व हरास में सामने से आने वाली गाड़ी नहीं देख सकी और गाड़ी से टकरा गई। मिशा और आयद कुछ ही दूर जा पाए थे कि ताबी रोड साइड से आकर इनकी गाड़ी से टकरा गई। भाई देखकर मिशा के बोलते आयत ने फौरन से ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी वो हिट होने से रोक नहीं पाया। दोनों जल्दी से बाहर निकले थे। भाई अब क्या होगा, इसका तो बहुत खून बह रहा है, मिशा परेशानी से बोली। आयत ताबी के चेहरे से बाल हटाते देखने लगा। सर से खून काफी बह रहा था। मेरी मदद करो, इसे गाड़ी में बिठाने में जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। मिशा जल्दी से आयत की मदद करती, उसे गाड़ी की बैक सीट पर लेटाकर अस्पताल की तरफ रवाना हुई। इसे बोल दें अब इसकी शादी जहां मैं चाहूंगा वहीं होगी। बहुत बेइज्जत करवा दिया इसने। यासिर साहब जमीला बेगम से बोले थे, एक बार आप उसकी सुन तो लेनी चाहिए थी, अपनी सुनाकर खुद ही फैसला भी कराए। आप जुनिया दबे दबे गुस्से में बोली। इस सब के बाद भी उसकी जुबान दराजी करने पर यासिर साहब ने गुस्से में आते उसे थप्पड़ मार दिया। अब भी कोई कसर रहती थी? तमाशा बनाकर रख दिया है तुमने। मेरा ऐसी होती हैं बेटियां। इससे अच्छा था मैं बे औलाद ही रहता। दुख से बोलते वो वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उस पर मजीद हाथ उठाएं। जमीला बेगम भी रोती हुई वहां से चली गई। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे एक बार आई से बात करनी चाहिए। वो तो मुझसे मोहब्बत करता। हाँ, वो जरूर कुछ करेगा। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी। खुद से बुड़बुड़ाती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर अब कैसी है वो लड़की? डॉक्टर जैसे ही कमरे से बाहर आया तो आई और निशा जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, कुछ दिन तक जख्म ठीक हो जाएंगे अगर इनकी मुकम्मल केयर करेंगे। और बेहोश वो डर की वजह से हुई हैं, कुछ देर तक होश आ जाएगा। डॉक्टर इन्हें बोलकर आगे बढ़ गया। भाई अब क्या होगा, हम तो इसे छोड़कर भी नहीं जा सकते जब तक इसके घर वाले ना आ जाएं। पता नहीं कौन है कौन नहीं, मिशा परेशानी से बोली। मिशा तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं कर सकती? आई झुंझलाकर बोला। एक तो आगे इतनी रात हो गई थी, ऊपर से ये लड़की मजीद परेशानी में इजाफे का सबब बन गई थी। और अब मिशा वो सर पकड़े करीबी बेंच पर गिरने के से अंदाज में बैठा। निशा भी उसकी देखा देखी उसके साथ ही बैठ गई। कुछ देर बाद नर्स के आकर बताने पर कि उसे होश आ गया है, वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ी। ताबी होश में आते ही चारों ओर नजरें घुमाती, खुद को अस्पताल में पाकर परेशान हो गई। कहीं वो अंकल को फिर से ना मिल गई हो। एकदम कमरे में दाखिल होते एक लड़के और लड़की को देखकर मजीद खौफजदा हो गई। अब कैसी हो लिटिल गर्ल, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? आयत उसके पास आकर नरमी से पूछने लगा। मिशा भी जल्दी से पास आती उसके जवाब का इंतजार करने लगी कि कुछ तो बोले। ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे इन्हें जवाब देकर उनसे पूछने लगी। अरे तुम्हें याद नहीं, तुम हमारी गाड़ी से टकरा गई थी, निशा बोली। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? निशा एक ही सांस में उससे कई सवाल पूछने लगी। ये मेरी बहन का कुछ नहीं हो सकता। आयत उसे फिर से शुरू होते देख बुड़बुड़ा कर रह गया। निशा एक मिनट सबर कर, जरा इसे भी बोलने दो, आयत बेचारगी से बोला था। ओह सॉरी, निशा जुबान दांतों तले दबाकर बोली थी। उसे तासुर से देखकर सर हिलाते ताबी की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं ठीक हूँ और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये कहते ही ताबी रोने लग पड़ी। अरे अरे लिटिल गर्ल, प्लीज तुम रो नहीं। देखो अभी तो तुम ठीक भी नहीं हो, मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मजीद खुद को रोने से बाज रखा कि वाकई उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। अच्छा चलो बाकी सब छोड़ो और ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? मिशा के पूछने पर वो फिर से रोने वाली हो गई। वो जहाँ मैं रहती थी उन्होंने घर से निकाल दिया। उसकी बात सुनकर आए और मिशा दोनों को बहुत दुख हुआ। अरे चलो कोई नहीं, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा, मिशा एक्साइटेड होकर बोली। और आई उसको घूर कर देखने लगा, जो एक अनजान को कैसे दावत दे रही थी, जैसे उसकी रिश्तेदार हो। ताबी उसके बोलने पर खौफ से नामे सर हिलाने लगी कि आगे ही वो एक आंटी पर भरोसा करके भुगत चुकी थी। अरे क्या हुआ? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ सोचकर हामी भर ली कि वो दोनों इस आंटी से काफी मुखलिफ थे, सो उनके साथ चल पड़ी। भाई हम घर पर क्या बोलेंगे? विशा को एकदम याद आया तो पूछ बैठी। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया तुम्हें? आयद तंजिया बोला। वो लोग लाउंज में जैसे ही दाखिल हुए तो दस्तगीर रहमान साहब और शमसा बेगम को वहीं मौजूद पाया। तो वो लोग वहीं रुक गए। अरे ये तो अभी तक जाग रहे हैं और मैं सोच रहा था सुबह तक कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। आयत बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोला। आओ आओ, रुक क्यों गए वहां तुम लोग? दस्तगीर साहब तंजिया अंदाज में बोले। लेकिन उनके पीछे आती एक अजनबी लड़की को देखकर हैरान होकर उठे। शमसा बेगम भी हैरान परेशान होती उनके पास आई। ये कौन है? शमसा बेगम सर्द अंदाज में बोली। दस्तगीर साहब भी उनके करीब चले आए, लेकिन ताबी पर नजर पड़ते ही साकिन हो गए। वो मामा ये क्या? ये वो लगा रखी है, सच सच बोलो कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? शमसा बेगम गुस्से में बोली। दस्तगीर साहब जो काफी देर से ताबी को देख रहे थे, उसकी खौफ से जर्द पड़ती रंगत देखकर आगे बढ़े। इन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख वो मजीद खौफजदा होती एक कदम पीछे हुई।
अरे बेटा, यहाँ आओ, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इनके बोलने पर हिम्मत करती उनके पास आई। उनके इस तरह बोलने पर शमसा बेगम के साथ आयत और निशा इन्हें हैरत से देखने लगे। बेटा, क्या नाम है आपका? इनके प्यार से पूछने पर वो हिम्मत करते बोली, ताबीर। पूरा नाम क्या है? ताबीर रजा। उसका पूरा नाम सुनकर वो सख्ते में आ गए। और माँ का नाम? मरियम रजा। शमसा बेगम उसका नाम सुनते ही साख्त हो गई। क्या ये मरियम की बेटी थी, और वो भी इस हालत में? इन्हें जिस बात का शक था वही हुआ। वो उसका चेहरा देखते ही पहचान गए थे। बिल्कुल अपने बाप पर गई थी वो, हूबहू रजा जैसी। मेरे रजा की ताबीर मेरी पोती। वो रोते हुए उसे खुद से लगा गए। कितनी ही देर वो उसे खुद से लगाए खड़े रहे। शमसा बेगम भी खुशी से रो पड़ी। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये मरियम की बेटी है। बाबा जान बैठ जाएं, हमारी ताबीर यही है हमारे पास। शमसा बेगम इन्हें हौसला देते हुए बोली। आयत और मिशा हैरान कुन नजरों से इन्हें देख और समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ हाँ, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। ताबीर परेशानी से इन्हें देखती इनके साथ चल पड़ी। तुम लोगों को ये कहाँ से मिली? दस्तगीर साहब के पूछने पर वो दोनों इन्हें सब बताने लगी। इनके मुंह से उसकी यतीम वाली बात सुनकर वो सख्ते में आ गए। ये क्या कह रहे हैं बेटा? आपके नाना जान, आपके मामू वगैरह वो सब कहाँ हैं? उन्होंने घर से निकाल दिया मुझे। उसके रोकर बताने पर वो उसे साथ लगाते। शदीद गुस्से में आ गए। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें घर से निकालने की? इतने ही तंग आ गए थे तो लेकर क्यों गए थे? वो शदीद इश्तियाल में बोले। तुम फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारा घर है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। अब से तुम यहीं रहोगी अपने दादा के पास। सादी हैरान होकर उन्हें देखने लगी। क्या आप मेरे दादा हैं? उसकी आंखें फैलाकर पूछने पर सब मुस्कुरा दिए उसकी इस मासूमियत पर। हाँ, हम तुम्हारे दादा हैं मेरा बच्चा, तुम यतीम नहीं हो। हम हैं ना, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते वो उससे बोले। आप सच बोल रहे हैं? हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल सच। और ये तुम्हारी चाची शमसा है। दस्तगीर साहब के बताने पर वो उसे देखकर मुस्कुराई। विशा खुशी से चहकती बोली, मतलब मुझे फ्री में एक पार्टनर मिल गया। इसे ये मासूम सी लड़की वैसे ही बहुत अच्छी लगी थी। अब ये जान करके वो उसकी कजन है, मजीद खुशी से चहक रही थी। आयत भी उसे मुस्कुराकर देखने लगा। मिशा, ताबीर को अपने कमरे में ले जाओ ताकि वो फ्रेश हो सके और कुछ देर आराम कर ले। रात भी काफी हो गई है। सुबह हम अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करेंगे। चलो जल्दी से लेकर जाओ। उनके कहने पर वो उसे अपने कमरे में ले गई और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। शादी का कुछ पता चला? वजाहत हुसैन के पूछने पर वो सब खामोश हो गए तो वजाहत हुसैन दुख से इन सबको देखने लगी। आइस, तुम्हें मैं बहुत नरम मिजाज और मामला फहम समझता था, लेकिन मुझे इस सब की तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक सिर्फ एक बार आकर हमसे बात तो करते, कुछ तो बताते हमें। लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी खुशी की फिक्र थी तुम्हें। बड़े थे तुम ही समझ सकते, काम लेते। आज मेरी ताबी मेरे पास होती। उनकी बात सुनते वो सर झुकाए बैठा था। मजीद पछताया और दुख से एक आंसू उसकी आंख से निकला, जिसे वो गिरने से पहले ही अपनी उंगली से साफ कर गया। काश उस दिन मैं उसकी बात सुन लेता। वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने भी उसकी नहीं सुनी। क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बेटी को कि उसकी ठीक से हिफाजत भी नहीं कर सका? उनके बोलने पर सबके सर शर्म और निदामत से झुक गए थे। अदीला बेगम का तो सुकून ही तब से गायब था। शुजा साहब अलग उनसे बात नहीं कर रहे थे। कोई उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, उनकी औलाद तक भी। दफन आइस के मोबाइल पर कॉल आई तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इंस्पेक्टर की कॉल है। कॉल देखकर इन्हें बताया, जल्दी से उठाओ, हो सकता है ताबी का कुछ पता चला हो। वजाहत हुसैन के बोलने पर सर हिलाते कॉल उठाई। हेलो। लेकिन आइस की उड़ी हुई रंगत देख सब परेशान होने लगे। क्या बोला? वो पता चला कुछ? माजिद साहब जल्दी से बोले। वो कह रहे हैं कि इन्हें एक लाश मिली है, आकर देख ले। ये कहते ही वो बेजान कदमों से बाहर निकल गया। बाकी सब शॉक में चले गए। नहीं नहीं, वो मेरी ताबी नहीं हो सकती। वो कोई और होगी। हाँ कोई और होगी। वजाहत हुसैन खुद से हम कलाम होते बोले। माजिद जल्दी से जाओ, मेरी ताबी को लाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ और उसे लेकर आओ। वो रोते हुए उनसे बोले थे। उनके रोने पर बाकी सबकी भी हालत खराब होने लगी। अस्पताल से बाहर आते वो सीढ़ियों पर से गिरते गिरते बचा। आइस का सारा चेहरा पसीने से तर था। इस लड़की की हालत देखते ही उसे बार बार ताबी का ख्याल आता कि अगर वो ताबी होती तो वो शायद अगली सांस भी ना ले पाता। घर फोन करके पहले इन्हें हौसला दिया कि वो ताबी नहीं थी। गायब दमागी से वो गाड़ी में बैठा था, लेकिन उसकी हालत ड्राइव करने वाली बिल्कुल ना थी। परेशानी और गायब दमागी से ड्राइव करते हुए वो सामने से आते ट्रक को नहीं देख सका और उसकी गाड़ी उससे जा टकराई। ताबी की मां मरियम और बाप रजा की पसंद की शादी थी, लेकिन वजाहत हुसैन इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। इन्हें रजा मरियम के लिए कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन बेटी की जिद के आगे चुप हो गए। शादी के बाद कुछ महीने ही मरियम ठीक रह पाई थी कि रजा इससे बेजार होने लगा। पसंद की शादी का शौक कुछ ही महीनों में ठंडा पड़ गया था। वो काफी परेशान रहने लगी थी। ऐसे में शमसा बेगम उनका पूरा ख्याल रखती थी और दस्तगीर साहब का रवैया भी उसके लिए बहुत अच्छा था। फिर ताबी की पैदाइश पर मरियम को लगा कि अब रजा उस पर तवज्जो देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो बिल्कुल टूट कर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता
मामला बिगड़ने लगा तो वो ताबी को लेकर अपने बाप के घर आ गई कि शायद इन्हें एहसास हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। तो वो इस परेशानी और डिप्रेशन से बीमार रहने लगी। साथ-साथ अपने बाप की बात ना मानने पर भी फिर मज़ीद पछताती। वजाहत हुसैन मरियम की ये हालत देखकर बहुत कुढ़ते थे। जब इनसे बर्दाश्त ना हुआ तो बेटी की खातिर उससे मामला ठीक करने की कोशिश की। तो रज़ा मज़ीद मरियम से उखड़ गया और तलाक की धमकी दी, जो मरियम से बर्दाश्त ना हुई और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, जिससे वो जानवर ना हो सकी और 2 साल की ताबीर को छोड़कर चली गई। रज़ा मरियम की मौत के बाद बहुत पछताया। अपनी इस लापरवाही और ज़िद में आकर वो अपनी मोहब्बत खो बैठा था। इसी पछतावे और दुःख में वो पागल होकर रह गया था। वजाहत हुसैन के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। जवान बेटी की मौत पर वो बिल्कुल ढह गए थे। इसी गम और गुस्से में उन्होंने इन लोगों को ताबीर नहीं दी। रज़ा ने भी बहुत हाथ-पाँव मारे, लेकिन नाकाम रहा। इसी कोशिशों में एक दिन वजाहत विला आते हुए एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब काफ़ी देर तक आइस के घर न आने पर वो परेशान होकर उसके पीछे जाने लगे थे कि अस्पताल से आई कॉल पर वो लोग किस तरह अस्पताल पहुंचे ये इन्हें ही मालूम था। रिसेप्शन से पूछकर वो जल्दी से आईसीयू की तरफ बढ़े। डॉक्टर के कमरे से बाहर आकर बताने पर कि एक्सीडेंट काफ़ी शदीद था, जिससे उसे काफ़ी चोटें आई हैं। माजिद साहब बिल्कुल ढह गए। एक ही जवान बेटा था। उसे इस हालत में देखकर उनका बुरा हाल था। काफ़ी देर के इंतजार के बाद जाकर डॉक्टर ने इन्हें खतरे से बाहर की खबर सुनाई थी, लेकिन अभी भी उसके जख्म बहुत गहरे थे। उसके होश में आने के बाद ही कुछ बता सकते थे। जुनिया जो काफ़ी देर से आइस को फ़ोन कर रही थी, उसके बार-बार फ़ोन बन जाने पर उसके घर जाने के लिए तैयार होने लगी। इतनी आसानी से वो आइस को नहीं छोड़ सकती थी। उसे अगर अब कोर्ट मैरिज भी करनी पड़ती तो करती और उसे यकीन था आइस भी कभी मना नहीं करेगा। इसलिए अपना बैग लेते वो जल्दी से बाहर निकली, लेकिन लाउंज में किसी को ना पाकर शुक्र करते निकली। वजाहत बिला से आइस के एक्सीडेंट का पता चलते ही वो अस्पताल भागी थी। ये खबर उसके लिए किसी तरीके से कम ना थी। वो पता नहीं क्या-क्या सोचती यहाँ आई थी और यहाँ आकर बिल्कुल शल हो गई थी। रिसेप्शन से पता करती फौरन से आइस के कमरे की तरफ बढ़ी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आइस के होश में आते ही डॉक्टर के चेक करने के बाद उनके बुलाने पर वो उनके पीछे आए थे, धड़कते दिल से। देखिए, एक्सीडेंट काफ़ी शदीद था जिसकी वजह से इनकी टाँगों पर बुरा असर पड़ा है। फिलवक़्त वो बिल्कुल चल नहीं पाएँगे और आगे भी हो सकता है कि मुश्किल से ही डॉक्टर कहते ही उनके तासरात देखते लब भींच गया। डॉक्टर की बात सुनते ही वो बमुश्किल अपने पैरों पर खड़े हो पाए थे। इनसे कुछ ही फासले पर खड़ी दुनिया बेयकीनी से उल्टे कदम लेती वापस बाहर की तरफ भागी। डॉक्टर कोई तो चांस होगा ही। हिम्मत करते शुजा साहब ने डॉक्टर से पूछा, देखिए आप मायूस ना हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर अपने पैरों पर खड़े होंगे। इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें हौसला देते हुए वो वहाँ से चले गए। साबी कहाँ है? मिशा दस्तगीर साहब लाउंज में आते हुए मिशा से बोले, जो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। दादाजी कमरे में बैठे हैं वो। मुंह बनाकर बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ? दादाजी, मैं बोर हो रही हूँ। आज कॉलेज उसकी वजह से नहीं गई। उसे कंपनी दूंगी और अब वो है कि कमरे में पड़ी है, ना मेरे साथ बात करती है ना कमरे से बाहर निकल रही है। मुंह बसोरते बोली, मिशा बेटा उसे थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता ही वो यहाँ एडजस्ट हो सकेगी। परेशान नहीं हो मेरा बच्चा। चलो तुम अच्छी सी मेरे लिए चाय बना कर लाओ। आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा वक़्त नहीं दूँगी उसे और कोई है भी नहीं जिससे मैं बातें कर सकूँ। मुझे दिल से बोलती किचन की ओर बढ़ गई। किसकी बात कर रही है ये दादा? मेरे होते हुए अंबर जो लाउंज के दरवाजे पर खड़ी उसकी बात सुन रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी। अरे अंबर बेटा तुम आओ, आज इतने दिनों बाद चक्कर लगाया है, खैरियत? दस्तगीर साहब तंज़िया अंदाज में बोले, तो वो दांतों की नुमाइश करते उनके पास आकर बैठी। आपके पोते ने खुद ही बोला था, हर वक़्त यहाँ पड़ी रहती हूँ, तो बस इसलिए अब मैं कम ही आया करूँगी। मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मुँह बनाकर बोलती वो मसनूई नाराज़गी का इज़हार करने लगी। अरे तुमसे उसने ऐसा बोला, आने दो इसे, आज इसकी तबीयत साफ करता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं इसकी क्लास लगे। दस्तगीर साहब भी बिल्कुल उसी के अंदाज में बोले, आप दोनों मिलकर क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं? शमसा बेगम वहाँ आते हुए बोली, तुम भी तो उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। फूफो आपको तो मेरा ज़रा ख्याल नहीं, अपनी आंखों से ना आने वाले आंसू साफ करने लगी। शमसा बेगम उस ड्रामेबाज को देखकर रह गई। इसका कुछ नहीं हो सकता। लें दादा जान आपकी चाय, मिशा उनकी चाय पकड़ाते हुए बोली, ये लड़की मैं क्या सुन रही हूँ, तुम मेरे होते हुए भी बोर होती, अब ये हैसियत रह गई है मेरी तुम्हारी नजर में? अरे अंबर आपी, आप इसे देखते ही वो भागकर उसके गले लगी। बस बस देख लिया मैंने अपना मुकाम तुम्हारी नजर में, मसनूई घूर कर बोली। अल्लाह बस कर दें आपी। अब तो मिशा उसके इस ड्रामे से तंग आकर बोली, फिर उसे ताबीर के बारे में बताने लगी। अरे तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना कैसे घुल मिल जाएगी हमसे। चलो उसके पास चलते हैं। उनके जाते ही दस्तगीर साहब और शमसा बेगम हंसती है। इस जिंदा दिल लड़की के आने से इनके घर में रौनक हो जाती थी। पिछले 4 हफ्ते से उसका यही हाल था, ना किसी को कमरे में आने देता था, ना कहीं बाहर जाता था। ज़िंदगी उसके लिए जैसे बिल्कुल साकिन हो गई थी। मिर्ज़ा सा हुलिया बिखरे बाल, काफ़ी दिनों से बड़ी हुई शेप, वो जैसे अपने आप से गाफ़िल हो गया था। "भाभी कहाँ हो तुम? देखो, अपनी खुदगर्ज़ी की वजह से किस हाल में पहुँच गया हूँ। काश मुझे एक बार मिल जाओ, तो मैं तुमसे माफ़ी माँग सकूँ।"
व्हीलचेयर पर बैठा वो अपने से मुखातिब किसी और जहां में पहुंचा हुआ था कि जायरा बेगम कमरे में दाखिल होने से चौंका। आइस बेटा, क्या हालत बना ली है तुमने? इतने दिनों से प्लीज बाहर चलो, आज सबके साथ खाना खा लो बेटा। मुझे अकेला छोड़ दे अम्मी प्लीज, चिढ़कर बोला। जायरा बेगम कुछ देर खड़ी उसे देखती रही और फिर आंसू का बंद बांधती वहां से चल गई। तो आइस सर झटक कर रह गया। दादी के जाने से घर जैसे सन्नाटों में आ गया था। वो पूरे घर में चहकती थी, उसके जाते ही सब कुछ वीरान हो गया था। सब बहुत कोशिश कर चुके थे लेकिन दादी का कुछ पता न चल सका। वजाहत हुसैन अपने कमरे के होकर रह गए थे। ना ज्यादा बात करते थे ना किसी को बुलाते थे। आज आइस को डॉक्टर के पास जाना था, उसे रेडी करके बाहर भेजे। माजिद साहब जायरा बेगम से बोलते लाउंज से निकलने लगे कि आइस की आवाज पर रुके। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो गुस्से में आ गए। क्यों नहीं जाओगे? क्या सारी उम्र यूं ही माजूर बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो? ठीक होना होता तो अब तक बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने से कुछ फायदा जरूर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्यों अपना वक्त मेरे लिए बर्बाद कर रहे हैं? तलखी से बोला तो माजिद साहब बेबसी से उसे देखते वहां से निकल गए। तो वह वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो कि अब नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। उनके जाने के बाद जायरा वहीं लाउंज में बैठी रोने लग गई। भाभी हौसला करें, अदीला बेगम यासिर से बोली। क्या हौसला करूं अदीला? हालात ठीक होने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। ये सब हमारे किए का नतीजा है, जो हमने इस बिन माँ बाप की बच्ची के साथ किया है। मुझे तो डर है वो कहीं गलत हाथों में न चली गई हो। बोलते हुए वो फिर से रोने लगे। काश मैं उसे इस वक्त घर से ना निकालती तो आज ये सब ना होता। अदीला बेगम अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। कुछ ही दिनों में ताबी अंबर की जिंदादिली की वजह से उनके साथ काफी हद तक मिलजुल गई थी। लेकिन संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया था उसने। बहुत हद तक वो बदल चुकी थी। कभी पटर पटर बोलने वाली जिंदा देर ताबी तो जैसे कहीं खो ही गई थी। यहाँ आकर वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर चुकी थी। हर वक्त बस अपनी किताबों में गुम रहती थी। इस बार कॉलेज में उसने किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि वो पहले ही दोस्ती से काफी तकलीफ उठा चुकी थी। तुम फिर से आ गई यहाँ? तुम्हें अपने घर चैन नहीं है क्या? आहिद ऑफिस के लिए जल्दी से निकलते हुए बाहर जा रहा था कि अंबर को गेट से अंदर आते देख खुद को बोलने से रोक ना पाया। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? अपनी फूफो के घर आती हूँ, मुंह चिढ़ाकर जवाब देती। वो अंदर जाने लगी कि आए झट से उसके रास्ते में आया। तुम भूल रही हो तुम्हारी फूफो मेरी अम्मी होती हैं और ये घर मेरा भी है, तंजी अंदाज में बोला। क्या मसला है तुम्हें? देर नहीं हो रही? अब मेरा रास्ता छोड़ो, बंदर कहीं के। दांत पीसती वो उससे बोली। इतने दिनों से कहाँ थी? अब के उसके संजीदा होकर पूछने पर वो हैरान होकर उसे देखने लगी। ओह, तो कोई मुझे याद कर रहा था? मैं कोई याद वाद नहीं कर रहा था, आयद अब के झुंझुलाकर बोला। तो तुम्हें क्यों बताऊं? फिर अपने काम से लगो, मुंह बनाकर बोलती जल्दी से उसकी साइड से होकर अंदर भागी। देख लूंगा तुम्हें एक दिन, खुद ही रोती हुई आओगी। आयद चिढ़कर बोला, फिर कुछ सोचकर आंखें शरारत से मुस्काई। अब देखना खुद भाग कर आओगी मेरे पास। मुंह में बुड़बुड़ाते सीटी बजाता मजे से वहां से निकला। आइस भाई, आप प्लीज बाहर निकला करें ना। जब से ताबी गई है आप मुझसे भी बात नहीं करते। क्या सिर्फ ताबी ही आपकी आपके लिए सब कुछ थी? मेरी कोई फिक्र नहीं आपको? अरीबा आइस के कमरे में आते हुए दुख से बोली। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इन बेजान टांगों से बाहर निकलता हूँ तो लोगों की तुम उस पर उड़ाती नजरें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। वो यासिर से बोला था। भाई आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम ताबी को कैसे ढूंढेंगे? इस तरह मत रहा करें। पापा भी बहुत परेशान रहते हैं आपकी वजह से। अरीबा इल्तिजाई अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे पापा के कमरे में कुछ फाइल्स पड़ी होंगी वो ला दो। मैं फारिग बैठने से अच्छा इनकी कुछ मदद ही कर दो, ताकि बोझ तो ना बन सको उन पर। तलखी से बोला। ऐसा तो मत कहें भाई, मैं आती हूँ, कहते वो उसके कमरे से निकल गई। शमसा, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि मैं ताबी और आई का निकाह कर दूं। बहुत मुश्किल से मिली है वो, और तुम जानती हो किन हालात में मिली थी। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से इसी तकलीफ से गुजरे। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ही देखना चाहता हूँ। क्या कहती हो तुम? दस्तगीर साहब अपनी सुनाकर सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। शमसा बेगम हैरत और शौक से उनकी तरफ देखने लगी। ये पता होने के बावजूद कि वो अंबर को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, फिर भी वो उनसे पूछ रहे थे। उनके इस तरह देखने पर वो फिर से बोले। देखो शमसा, अंबर बहुत अच्छी बच्ची है, मैं इसका खुद अच्छी जगह रिश्ता कर दूंगा। उनकी बात सुनकर शमसा बेगम के दिल में कहा कि वही अच्छी जगह, क्या ताबी का रिश्ता नहीं हो सकता? लेकिन फिर चुप कर गई। बाबा जान, मैं आयत से पूछूंगी, उसकी फिक्र नहीं करो, वो मेरी बात नहीं टालेगा। उनकी बात बीच में ही काट कर वो उनसे बोले तो चुप कर गई। किसी काम से इस तरफ आती ताबी उनकी बात सुनकर सुन हो गई। बेजान कदमों से वहीं से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नहीं, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो आइस को नहीं भुला पाई थी, तो वो कैसे किसी की हो सकती थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे दादा जान से बात करनी चाहिए, इससे पहले सब बिगड़ जाए। परेशानी से वो यहाँ वहाँ टहलने लगी। ये हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा आंखों में आंसू लिए वो बेड के साथ नीचे बैठ गई। पता नहीं आइस कैसे होंगे। क्या उन्होंने शादी कर ली होगी? कर ही ली होगी मुझे जो अपने घर से निकाल दिया। यही सब सोचती वो हिचकियों से रोने लगी। यासिर साहब ने अपने जानने वालों में कहीं उसकी बात तय कर दी। आइस की माजूरी पर वो बिल्कुल ही ढह गई थी, यहाँ तक कि उसे मिलने भी नहीं गई।
इस बार यासिर साहब के फैसला करने पर वो भी चुप कर गई। आइस की मासूरी को लेकर उसके दिल में गिरा पड़ गई थी। इस सब में वो भूल गई कि मोहब्बत करती थी वो आइस से, या फिर वक्त की अट्रैक्शन, जो उसके स्टेटस का कमाल था कि वो अपनी मोहब्बत जो वो सलमान से करती थी वो तक भूल गई। आइद अपने कमरे में बेड पर नींदराज लेटा लैपटॉप पर कोई मूवी देख रहा था कि ताबी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आने की इजाजत मांगने लगी। उसकी इजाजत देने पर वो अंदर दाखिल हुई। अरे ताबी, तुम खैरियत थी? ताबी को देखकर वो सीधा होते उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी भाई, आपसे जरूरी बात करना थी, हिचकिचाते हुए वो उससे बोली। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? उसकी इजाजत देने पर वो उसे दस्तगीर साहब की बातें बताने लगी जो वो शमसा बेगम से कर रहे थे। उसकी बात सुनते वो शौक से खड़ा हो गया। क्या? ओ नो नो ताभी, ये नहीं हो सकता यार, मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। बेसाख्तगी में ही वो उसके सामने एतराफ कर गया, जिसे आज तक अपने दोस्तों की भी खबर नहीं होने दी। उसकी इस एतराफ पर ताबी चौंकी, फिर सर झुकाते मुस्कुराने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं हाँ हाँ मैं सब मतलब समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? अचानक से वो पुरानी ताबी बन गई। आयद के इंकशाफ पर वो जो काफी परेशान थी, कुछ हौसला हुआ था उसे। जरूर ये अंबर आती ही होंगी, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? वो आंखों में शरारत लिए बोली। आयद गहरा सांस भरकर रह गया। तो तुम्हें पता चल ही गया? वो तो लगना ही था बिला वजह, जब आप उनको छेड़ते रहते हैं और जब वो यहाँ नहीं आती हैं तो सारा दिन मूड भी खराब रहता है आपका। उसकी बातें सुनकर वो अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। बहुत तेज हो तुम, मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझता था। वो आंखों में शरारत लिए बोला। भाई अब क्या होगा दादा जान, उसकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा, बस तुम अभी किसी से कुछ मत कहना। मेरा मतलब है अंबर से। हाँ ठीक है, तो आप इन्हें तंग करना चाहते हैं? वो तीखे अंदाज में उसे घूरकर बोली। अरे यार, वो माने भी तो इसलिए, अपनी कश्ती पार लगाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, तभी तो लड़की मानेगी। वो इल्तजाई अंदाज में बोला। तो वो भी मान गई। ठीक है, लेकिन आप इन्हें ज्यादा तंग नहीं करेंगे, वार्न करने वाले अंदाज में बोली। ठीक है मेरी बहन, जैसा तुम कहो। तो वो हंसी और वहां से चली गई। आयत के इन्हें बार बार समझाने पर वो बात मुश्किल से माने थे। इनका दिल नहीं मान रहा था, लेकिन आयत के इंकशाफ करके वो अंबर को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है, तब जाकर माने कि वो इस सब में ताबी को दुखी नहीं देख सकते थे। बाद में आयत के बताने पर कि ताबी भी ऐसा नहीं चाहती तो चुप कर गए। विशा से पता चला उसे आयद और ताबी के निकाह के मुतालिक, तो वो बिल्कुल बेजान होकर रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा सारी रात घाटों पर गुजारी थी उसने। सुबह होते ही वो गुस्से और दुख से तैश में उसके कमरे की ओर बढ़ी। आयद ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था, ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट पहने। वो घड़ी बांध रहा था कि धाड़ से दरवाजा खुलने पर इस तरफ मुतवज्जो हुआ और गैज़ो गज़ब से उसे खड़े देख हैरान हुआ। अरे, मेरे कारनामे का इतनी जल्दी असर, काश बहुत पहले ही ये सब कर लेता। वो दिल में बोलता, उसे नजरअंदाज करके फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। उसे इस तरह इग्नोर करते देख वो जी जान से जली थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम उससे निकाह कर रहे हो? हाँ ठीक सुना तुमने। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? ये तुम कह रहे हो जो तुम सारा दिन मेरे पीछे पागलों की तरह फिरते हो, और अब तुम्हें ये मिल गई है तो इसके पीछे पड़ गए हो। वाह क्या बात है, मैं ही पागल थी जो ये सब सच समझी। लेकिन खैर, मैं भी अब अम्मी को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी जो मेरे लिए आया है। तुम्हें नहीं परवाह तो मुझे भी नहीं। आंखों से आंसू साफ करते वो वापस मुड़ी। क्या आयत को अब सारा प्लान चौपट होता हुआ लगा, तो भागकर उसे बाजू से पकड़ते दरवाजा बंद करते दरवाजे से लगाया। अंबर उसकी सरकत पर साकिन हो गई और शौक से आंखें बड़ी किए उसे दिखने लगी। यार बहुत जालिम हो तुम। खबरदार जो किसी रिश्ते के लिए हाँ कही, कल परसों तक अम्मी आ रही हैं तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने, वो बसोर कर बताने लगा। और वो पहले तो उसकी बात समझने की कोशिश करती रही और फिर समझ आते ही उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ती झंझोड़ने लगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने मजे के लिए तुमने मेरी जान ही निकाल दी, यू बंदर कहीं के। उसे, अरे छोड़ो अंबर, क्या कर रही हो, पागल कोई आ जाएगा। बहुत मुश्किल से वो अपने बाल उसे छुड़वा पाया था। क्या यार, सारे बाल खराब कर दिए। और क्या कहा? तुम्हारी जान जाने वाली थी मेरे निकाह के मुतालिक सुनकर। उसका मतलब तुम भी? वो आंखों में शरारत लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, तो वो जल्दी से दरवाजा खोलती वहां से भागी। आज तो उसके अंदाज ही और थे। अंबर के घर वालों की तरफ से हाँ होते ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई और रुखसती अंबर की पढ़ाई खत्म होते ही रखी गई। आज वो लोग शॉपिंग करने मॉल आए थे। ताबी आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आयद और मिशा के बार बार कहने पर वो जल्दी तो आई। लेकिन अब बेजार हो रही थी, किसी चीज में उसका दिल नहीं लग रहा था। ताबी यार, तुम क्या कर रही हो वहाँ? इधर आओ और बताओ ये ड्रेस कैसा है? निशा उसे साइड पर खड़ा देख पकड़ कर लाई। हाँ अच्छा है, बस अच्छा है यार, तुम बहुत अच्छा लगेगा, और तुम वो भी प्यारी। नहीं निशा, मेरे पास पहले ही बहुत पड़े हैं, प्लीज जिद मत करो, चाची ने अभी कुछ ही दिन पहले लेकर दिए हैं, वही बहुत है। तो क्या हुआ, अगर और ले लोगी तो क्या हो जाएगा? इससे बोलकर वो आगे बढ़ गई। तो ताबी उसे आवाजें देती रह गई। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ताबी अपने सर पर हाथ मारते रह गई। शॉपिंग से फारिग होकर आई, इन्हें रेस्टोरेंट ले आया मिशा की फरमाइश पर। अब वो लोग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। आइस माजिद साहब की तबीयत ठीक न होने की वजह से ना चाहते हुए भी कराची मीटिंग के लिए आया था। शुजा साहब ऑफिस में काम होने की वजह से नहीं गए, तो वो मास्क को साथ लेते आया था। मिशा इन्हें फ्रेश होने का बोलती वॉशरूम की ओर बढ़ गई थी। आइस इसी रेस्टोरेंट में बैठा अपने
क्लाइंट से बातें कर रहा था कि उसकी नजर कुछ ही दूर एक टेबल पर गई। जाने क्यों उसे ताबी का गुमान हुआ, तो जरा गौर करने पर उसे वो ताबी ही लगी। कुछ देर तक उसे देखे गया, जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा हो। फिर जल्दी से अपनी व्हील चेयर घुमाता, अपने क्लाइंट से एक्सक्यूज करता उसकी तरफ बढ़ा। ताबीर जो मुस्कुराकर आइस की बातों का जवाब दे रही थी, जानी पहचानी आवाज पर अचानक मुड़कर देखा तो आइस को अपने सामने देखो वो और भी इस हालत में झटके से उठी। आसिफ, ये क्या हुआ है? आपकी टांगे। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। तुम्हें धुतकारा था ना, तुम्हें तकलीफ दी, बस इसी की सजा मिली है मुझे, आइस तल्खी से बोला तो वो नामे सर हिलाती अपने मुंह पर हाथ रख गई। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, देखना बाबा जान और सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। आइस जल्दी से उसका हाथ पकड़ते उससे बेताबी से कहने लगा। आइस जो काफी देर से इन दोनों को देखते उलझन का शिकार था, उसके ताबी का हाथ पकड़ने पर आपे से बाहर हुआ। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसका हाथ, गुस्से में आइस से बोला। इसकी बात सुनकर आइस को भी गुस्सा आया। मेरी कजन है ये, तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? और ताबी ये कौन है, और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? आइस ताबी से सर्द अंदाज में पूछने लगा। ओह, तो ये हैं वो बेहिस लोग जिन्होंने तुम्हें आधी रात को घर से निकाल दिया, और तो और अब आकर रो भी ऐसे डाल रही हैं जैसे तुम इनकी गुलाम हो। आए सारी बात समझ आने पर तंजिया अंदाज में इनसे बोला, क्योंकि मार्स जो किसी काम से बाहर गया था, दूर से आइस को किसी से बहस करते देख भागकर इस तरफ आया था और वहां आते ताबी को देखकर हैरान रह गया। ये हमारा और ताबी का मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, आइस फोन करने वाले अंदाज में बोला और ताबी का हाथ पकड़ते वहां से उसे ले जाने लगा। ताबी आइस के हाथ से अपना हाथ निकालते पीछे हटी तो आइस हैरत ज़दा नजरों से उसको देखे गया। बस कर दें आसिफ, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, एक बार धक्के देकर निकाल तो चुके हैं, क्या फिर से मेरे साथ वही करना चाहते हैं? वो तंज के अंदाज में बोली। देखो ताबी मेरी, बस आइस की बात काटते बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरे अपने हैं, मेरी कजन, आप लोगों से बढ़कर, और मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, समझे? आप यही मेरी फैमिली है अब। उसकी बात सुनते वो दुख और शिकवा करती नजरों से उसे देखने लगा तो वो नजरें चुराती वहां से भागती चली गई। उसके पीछे ही आइस और मीशा जल्दी से भागे। आइस उसे वहां से जाते बेबसी से देखने लगा। माज जल्दी से घर चलो, हमें बाबा जान को बताना होगा, वही इसे वापस लाएंगे अब। तो माज गहरा सांस भरकर उसे लेकर वहां से निकला। ताबी, अब कुछ बताओगी मुझे? आइस झुंझलाए हुए अंदाज में बोला। इससे घर आते ही वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। मिशा भी काफी परेशान थी, लेकिन आयत ने एक बार उसे पास जाने से मना कर दिया। वो एक बार खुद उससे पूछना चाहता था। घर पर शमसा बेगम और दस्तगीर साहब नहीं थे। काफी देर तक उसे कमरे से निकलते ना देख आयत एक्स्ट्रा कीज लेकर उसके कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे सोफे पर बैठे रोते हुए देख पूछने लगा। और काफी देर तक पूछने पर भी जब वो नहीं बोली तो झुंझलाए हुए अंदाज में बोला। इसके बहुत बार कहने पर ताबी उसे अपने आयत से मोहब्बत और बाकी सब बताती गई। आयत कुछ देर तो शौक से उसे देखे गया तो वो मजीद पछतावे से सर झुका गई। गहरा सांस भरकर वो उसे बोला, ताबी मैं ठीक कहूँ तो इसमें तुम्हारी भी गलती थी, तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। और तुम क्या इतनी बेवकूफ थी कि जो तुम्हारी दोस्त तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताती रही तुमने अमल भी कर डाला, एक बार भी अपने दिमाग का इस्तेमाल ही कर लेती। आयत तासुब से उसे देखकर सर हिलाकर रह गया। मुझे पता मुझसे गलती हुई, लेकिन इन्होंने कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं दिया और घर से निकाल दिया। क्या मेरी गलती बहुत बड़ी थी? गलती इनकी भी थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? तो वो झिझकते हुए झुका हुआ सर हिला गई तो आई मुस्कुरा दिया। चलो इस बारे में भी कुछ सोचते हैं, अब जल्दी फ्रेश होकर नीचे आओ, मिशा भी बहुत परेशान है और मामा और दादा भी आने वाले होंगे। तो सर हिलाते उठ गई। आइस के घर आते ही वजाहत हुसैन को ताबीर के बारे में बताया तो सबको कुछ हौसला हुआ और वजाहत हुसैन जो बरसों के बीमार लग रहे थे फौरन से बेताबी से ताबी को देखने और वापस लाने के लिए निकले। आइस को थोड़ी मेहनत के बाद इस घर का एड्रेस मालूम हो गया था जहाँ ताबीर रह रही थी। अदीला बेगम भी जाना चाहती थी लेकिन शुजा साहब ने मना कर दिया तो वो चुप कर गई। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ से ले जाने के बारे में सोचने की भी? दस्तगीर साहब तैश में आते हुए बोले। इन लोगों की वजह मेरी बच्ची दर बदर की ठोकरें खाते गलत हाथों में जाते जाते बची और तुम ये फिर से इसे लेने आ पहुंचे। इनका गुस्सा कम मजीद बढ़ता जा रहा था। देखें दस्तगीर साहब, इस वक्त हालात ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आई, आप मेहरबानी करके एक बार ताबी को बुला दें। मैं अपनी ताबी से मिलना चाहता हूँ, मेरी इल्तजा ही समझ ली। मानता हूँ आपका बहुत एहसान है कि ताबी ठीक है, शुक्र है जो वो आप लोगों को मिल गई, एक उसे बुला दें। वजाहत हुसैन की एक इल्तिजा पर वो लब भीज गए और मुड़कर शमसा बेगम को ताबीर को लाने को कहा। कुछ देर में ही ताबीर उनके सामने थी। वजाहत हुसैन जल्दी से उठकर उनकी तरफ बढ़े। मेरी बिटिया। ताबीर भी भागकर उनके सीने से लगी। नानू कैसे हैं आप, ठीक तो है ना? वो बेताबी से उनको देखते हुए पूछने लगी। हाँ मेरा बच्चा, तुम्हें देख लिया ना तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कैसा है मेरा बच्चा, नानू की याद नहीं किया? इससे शिकवा करते हुए बोले। अरे नानू ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत याद किया आपको। तभी बेटा मेरे साथ चलो, वो तुम्हारा ही घर है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं बेटा।
वजाहत हुसैन बेबसी से उसे बोले थे, नानू मैं वहां नहीं जाऊंगी, मेरा घर नहीं है, वो सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे फिर से निकाल देंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं निकालेगा, मैं हूं ना। और एक बार मेरे पास आती तो सही। ताबी वजाहत हुसैन कुछ शिकवा के निगाहों से बोले, फिर एक फैसला करते हुए दस्तगीर साहब से मुखातिब हुए। दस्तगीर साहब, मैं अपने बेटे के लिए ताबी का हाथ मांगता हूँ। इनकी बात सुनकर ताबी हैरान कुन नजरों से इन्हें देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? और वह क्या बात है? क्या इतनी ही अराजा है ये कि अपने मासूर पोते के लिए यही रह गई है? लेकिन माफ करिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो अटल लहजे में बोले। ताबी को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इनकी बात सुनता आयद जल्दी से बोला, कहीं मामला ज्यादा न बिगड़ जाए, हमें कुछ वक्त ले, हम आपको सोचकर बता देंगे। आयद दस्तगीर साहब धाड़े तो इन्हें नजरअंदाज करते वो उनसे बोला, वजाहत हुसैन के लिए बहुत था, इसलिए ताबी के सर पर हाथ रखते थके हुए कदमों से वहां से निकले। क्या ये ठीक कह रहा है ताबी? दस्तगीर साहब ताबी को कड़ी नजरों से देखते हुए बोले तो वो सर झुकाकर सर हाँ में हिला गई। तो वो उसे देखकर रह गए। क्या सारी उम्र एक मासूर के साथ रह लोगी? उनके आइस को माजूर बोलने पर वो तड़प उठी। नहीं दादाजी, ऐसा ना बोले, वो ठीक हो जाएंगे। उसके ऐसा बोलने पर वो तासुब से सर हिलाकर रह गए। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने पहली बार कुछ मांगा है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बार अपने फैसले पर गौर जरूर करना, इनके तुम्हारे साथ किए जाने वाले सलूक पर। दादा जान, मैंने सोच समझकर ही फैसला किया है। बोलती वो सर झुका गई। तो दस्तगीर साहब गहरा सांस भरकर रह गए। ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब जाओ सो जाओ। तो वो लब भेजती एक नजर इन्हें देखकर वहां से चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा जान? आइस दुख और हैरत से बिन वजाहत हुसैन को देखे गया। अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया मैंने। हाँ, जो तुम इतना भड़क रहे हो, एक बार तुम्हारी मर्जी से सब हुआ तो उसका नतीजा भी देख लो। और तो और, जिसे तुम इतना पसंद करते थे वो भी आगे शादी कर चुकी है। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। वजाहत हुसैन तंजिया अंदाज में बोले तो वो लब भेज गया। लेकिन बाबा जान, वो मुझसे बहुत छोटी है। और कहा मैं एक मासूर इंसान, वो एक मुकम्मल इंसान डिजर्व करती है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो तलखी से बोला। अभी वो मेच्योर नहीं है और बाद में उसे एहसास होगा तो उसे मैं बोझ ही लगूंगा। सर झटकते हुए बोला, सबको दुनिया जैसा समझ रखा है क्या? क्या यार बाबा जान, इसको क्यों बीच में घसीट लाते हैं? वो चिढ़ते हुए बोला, जो भी है मैं फैसला कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर अपनी मर्जी करनी है तो आज के बाद मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं तुम्हारा। इनकी बात पर वो सुन हो गया। वजाहत हुसैन अपनी सुनाते वहां से चले गए और वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रहा। दस्तगीर साहब के मानते ही वजाहत हुसैन को हाँ कर दी गई और आइस की शादी के साथ ही ताबी की शादी रख दी गई। इधर आइस को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहता था। उसे लगा था ताबी अब तक समझ गई होगी, मगर नहीं, वो अपनी बेबसी पर जी भरकर कुढ़ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उसे समझाए। मुझे एक बार ताबी से बात करनी होगी, लेकिन कैसे? मेरे पास तो वहां का कोई नंबर भी नहीं है। बाबा जान के फोन से करता हूँ, इसमें जरूर होगा। हाँ, रात को करूंगा तो शायद बात भी हो सके। अपने आप बुड़बुड़ाते वो लाउंज में आया, लेकिन वजाहत हुसैन की बात सुनते पहलू बदल कर रह गया। मैंने ताबी और आइस का रिश्ता तय कर दिया है। वो लोग भी मान गए हैं। अगले महीने की 10 तारीख तय की है मैंने। क्या किसी को कोई मसला? अपनी बात मुकम्मल करते वो सबकी ओर देखते हुए बोले, अरे हमें क्या मसला होगा बाबा जान, ये तो खुशी की बात है। हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आगे ही हमारी वजह से वो बच्ची बहुत कुछ झेल चुकी है। माजिद साहब इनसे बोले तो बाकी सब भी उनकी बात से इत्तेफाक करते सर हिला गए। तो वो एक नजर आइस को देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और वो इन्हें बेबसी से देखकर रह गया। साबिर, तुम्हारे साथ इतना कुछ किया इन लोगों ने, और तुम्हारे वो कजन आइस भाई, उन्होंने तो तुम्हें धुतकारा था ना? फिर इतनी आसानी से तुम कैसे मान गई ये शादी करने के लिए? मिशा ताबिर को ढूंढते उसके कमरे में आते हुए बोली। ताबिर कुछ देर तो बोल ना सकी। क्या जवाब देती उसको कि इसके अपने दिल में ही चोर था। वो कैसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती, जो फिर से इतनी मुश्किल से मिली थी। ताबी कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ। उसके जवाब ना देने पर हमेशा उसे झंझोड़ते हुए बोली तो वो चौंकी। हाँ, वो मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, इन्हें फिर से खोना नहीं चाहती। सर झुकाकर बोली, तुम बिल्कुल पागल हो ताबी। मिशा तासुब से सर हिलाकर रह गई। शाम में ही आइस वजाहत हुसैन के फोन से नंबर ले चुका था और अब अपने कमरे में आकर कॉल मिलाते इंतजार करने लगा। एक दो बेल पर फोन उठा लिया गया। ताबी जो किचन से पानी का जग लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, लाउंज में पड़े फोन को बजते देख इर्द गिर्द देखा, लेकिन किसी को भी मौजूद ना पाकर कंधे उचकाती फोन की तरफ बढ़ी। हेलो ताबी। दूसरी तरफ से आइस की आवाज सुनकर वो घबरा गई। ताबी कैसी? आइस के पूछने पर वो हलक तर करते बोली, जी ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक था, लेकिन तुम्हारे फैसले ने ठीक नहीं रहने दिया मुझे। वो संजीदगी से बोला, क्यों, क्या हुआ?" वो सब जानकर भी अनजान बनते हुए बोली, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की ताबी? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, मना कर दो। तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं एक मासूर इंसान हूँ जो खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक बोझ हूँ। एक वक्त आएगा तुम पछताओगी अपनी बेवकूफ़ी पर।
इसलिए कह रहा हूँ सुबह होते ही बाबा जान को मना कर देना, समझी? आइस बेबसी से उससे बोला था। ताबी आइस की बात सुनती गहरा सांस भरकर रह गई। अगर इतने ही तंग हैं तो खुद मना कर दें, मुझ पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली, सॉरी कहते ही फोन बंद कर गई और आइस फोन पर हेलो हेलो करता रह गया। कोई नहीं, एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आप को मुतमईन करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो उधर आइस दांत पीसता रह गया था। एक बार शादी हो जाने दो फिर देखता हूँ तुम्हें। वो गुस्से से आग बगोला होते हुए बोला। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और आज वो रुखसत होकर दोबारा से वजाहत विला आ गई थी, लेकिन किसी और के नाम से जुड़कर। इस सारे वक्त में आइस बेतासुर निगाहों से सबको देखता रहा। वजाहत हुसैन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बाकी सब भी बहुत खुश और मुतमईन थे। अदीला बेगम बार बार ताबी से माफी मांग चुकी थी और वो इन्हें माफ कर चुकी थी। वो इन्हें एक मौका देना चाहती थी, तभी माफ कर दिया। सारी रस्मों के बाद जाकर जाहिरा बेगम ताबी को आइस के कमरे में बिठाई थी और उसे आराम करने का कहते कमरे से चली गई। वो इस वक्त आइस के रवैये को सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। अब पता नहीं वो क्या करता। तभी आइस कमरे में दाखिल हुआ। उसे बेड पर यूं अभी तक बैठे देखकर इग्नोर करते अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। उसके यूं इग्नोर करने पर ताबी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो इस सब की ही उम्मीद कर रही थी। मोहब्बत तो वो करती थी तो तकलीफ भी उसे ही उठानी थी, लेकिन फिर ढीठ बनकर बैठी रही। आइस जो अब उस सबका आदी हो चला था, तभी अपने काम खुद ही करने लगा था। वो नहीं चाहता था किसी पर बोझ बने। बाथरूम से फ्रेश होकर वो जैसे ही बाहर आया, उसे इसी तरह बैठे देख कुड़ गया। ताबीर उठो और जाकर चेंज कर लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है, यहाँ बैठकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करो। वो सर्द अंदाज में बोलते हुए बमुश्किल अपने आप को बेड पर मुंतकिल करते लेटने लगा। तो वो हकदक सी उसे देखती रह गई। फिर आंखों में आई नमी अपनी उंगली से साफ करती चेंज करने चली गई। तो आइस उसकी आंखों में नमी देखकर पछताने लगा। सॉरी ताबी, लेकिन मेरे पास और कोई हल भी नहीं है। मेरे साथ सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बादी होगी, कोई खुश नसीब नहीं हो सकती। खुद से बुड़बड़ाते वो करवट बदलकर आंखें बंद कर गया तो छम से ताबी का सुरापा उसकी आंखों के पर्दे पर लहरा गया। फिर सर झटक कर सोने लगा। कुछ देर बाद चेंज करके आती ताबी कमरे की लाइट बंद देखकर अफसरदा हो गई और खुद भी एक साइड पर लेटती सोने की कोशिश करने लगी। कितने ही दिन यूं ही गुजर गए। आइस ताबी को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा था और ताबी कुड़कर रह जाती। मगर इनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि इनकी अभी अभी शादी हुई है। जायरा बेगम काफी दिनों से नोट कर रही थी, लेकिन ताबी इन्हें मुतमईन कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ना चाहते हुए भी मान जाती। गानिया आज कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई थी। आते ही उसे ताबीर और आइस के बीच कुछ ठीक नहीं लगा। तो रात होते ही वो इसे पूछकर ही कर रही थी कि ताबी उसे बताते रोने लग पड़ी और अब उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। इतने दिनों से तुम सब सह रही हो और किसी को बताया भी नहीं। मामा को ही बता देती, अच्छी खबर लेती इसकी। अपनी फजूल सी सोचों की वजह से हमारी नई नई दुल्हन को इतना रुलाया है उसने। गानिया तासुब से बोली थी। चलो छोड़ो, अब मैं जैसा बोलूंगी बिल्कुल वैसा करना। एक तो इसके डर से तुम इसका कोई भी काम नहीं करती। सब क्या खा ठीक होगा, कोई हाल नहीं तुम्हारा। ताबी उसे इसके हाल पर छोड़ा हुआ है तुमने। अब से कमर कस लो। अगर अपने बंदे को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहती हो और उसे तुम ही पहले जैसा कर सकती हो। ताबी हैरत से उसे देखने लगी। लेकिन आप ही मैं कैसे? अरे कोशिश करनी, अब बस जो जो बोलूं करती जाना। उसके बताने पर वो गौर से उसकी बातें सुनने लगी। कुछ बातें सुनकर वो सुर्ख पड़ गई। उसकी हालत देख के गानिया हंस पड़ी। आइस रात में बेड पर नीमदराज कोई किताब पढ़ने में मसरूफ था कि अपने पाँव पर कुछ महसूस करते सामने देखा, जहां ताबीर मैडम मजे से फैल कर बैठे उसके पाँव पर मसाज कर रही थी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो ताबी, मैंने कहा छोड़ो मेरे पाँव। लेकिन वो अनसुनी करते अपने काम में लगी रही। उसे अपनी बात ना मानते देख वो झुंझला गया। ताबी प्लीज ऐसा नहीं करो, तुम छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। हाँ, जैसे पहले करते रहे हैं, वो तंजिया अंदाज में बोली। तो वो लब खींच कर वापस बेड पर ढह गया। ताबीर आराम से अपना काम खत्म करती कमरे से निकल गई तो आइस उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। क्या अजीब मुसीबत है, वो गुड़कर रह गया। नाम महसूस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से आइस के काम खुद करने लगी। पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, लड़ा इससे, लेकिन वो भी ढीठ बन गई तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका आदी होने लगा था। अब वो अक्सर अपने कामों के लिए ताबी को पुकारने लगा था और ताबी के लिए यही बहुत था। वो अब फिर से चहकने लगी थी। उसे यकीन था वो आइस को अपना मुकम्मल तौर पर बना लेगी। आज गानिया को अपनी किसी दोस्त की पार्टी पर जाना था और ताबी को साथ ले जाना चाहती थी। तभी उसके कमरे की तरफ बढ़ी और कमरे में दाखिल होते ही ताबी को एक पैकेट दिया। उसे रेडी होने का बोलकर नीचे आ जाने को कहा तो सर हिला गई। आइस कमरे में नहीं था। वो पैकेट खोलती पहले वो हद तक रह गई। पैकेट में रेड शेफून की साड़ी थी। अरे ये तो मैंने कभी पहनी ही नहीं, अब क्या करूं? आप ही से ही पूछना पड़ेगा। गानिया आप ही, ये तो मुझे नहीं पहननी आती, आप प्लीज बताइए कैसे बांधते हैं। गानिया उसको देखकर रह गई। आओ, इसे बताकर साथ ही उसको हल्का सा तैयार भी कर दिया। अल्लाह ताबी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। गानिया तो उसे इस गेटअप में देखकर सुन हो गई। अगर मेरी ये हालत है सोचो आइस का क्या बनेगा। उसकी बात सुनकर वो ब्लश कर गई। अच्छा आप ही, मैं अपना पर्स ले आऊं, उसे बोलती वो अपने कमरे की तरफ भागी तो गानिया मजे से नीचे चल दी। आज तो तुम्हारी खैर नहीं आइस।
ताबी अपने कमरे में आते ही बगैर आइस की मौजूदगी की परवाह किए अलमारी में से पर्स निकालने लगी। आइस अचानक कमरे में ताबी को आते देख वो जो फिर से फाइल्स की तरफ मुतवज्जो हुआ था, झट से दोबारा ताबी की ओर देखा और फ्रीज हो गया। एकटक उसे देखे गया। रेड शिफॉन की साड़ी में वो खुले लंबे बाल पुष्ट पर फैलाए कोई और ही लगी उसे। फिर अपने आप को होश में लाते खुद पर कंट्रोल करते, जो कि आज नामुमकिन लग रहा था, उससे पूछ बैठा, कहाँ जा रही हो? कमरे में आइस की मौजूदगी महसूस करते उसकी तरफ मुड़ी। अरे, मैंने देखा नहीं आपको। वो मैं कानिया आपी के साथ जा रही हूँ, उनकी दोस्त की पार्टी में, वो खुशी से बताते बोली। और बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? वो उससे पूछने लगी और वो चाहती थी कानिया की तरह वो भी उसकी तारीफ करे। कपड़े चेंज करो, वो जब्त करते हुए बोला। मगर क्यों? वो मुंह बसोरते हुए बोली। ताबी, जब एक बार कह दिया तो कह दिया, जाओ। वो गुस्से में बोला तो वो भी हठधर्मी दिखाते बोली, क्यों मानूं मैं आपकी बात? हाँ, मेरे मानती हैं, जब मेरी मानेंगे मैं भी मानने लग जाऊंगी। बोलते ही वहां से चली गई। तो वो शौक और हैरत से उसे देखने लगा और फिर जल्दी से अपनी व्हील चेयर घुमाते बाहर निकला। तब तक वो दोनों जा चुकी थीं। आइस को आज सही मैनों में अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। वापस गुस्से में अपने कमरे में चला गया। आपी वो नाराज हो जाएंगे। ताबी आइस की फिक्र करते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होता, ये सब जरूरी है, तभी वो लाइन पर आएगा, नहीं तो और जिद्दी बन जाएगा। उसे ठीक करना चाहती हो ना, तो बस कुछ वक्त और सब्र कर लो मेरी जान। हाँ, कानिया उसे समझाते हुए बोली तो वो सर हिलाकर रह गई। अपना आदी बनाकर ताबी अब आइस के कामों से भागने लगी थी। वो उसे कोई भी काम कहता तो वो किसी और काम का बहाना बनाकर उसे इग्नोर कर जाती। आइस बुरी तरह ताबी का आदी हो गया था। अब तो उसे वो एक पल भी नजर ना आती तो वो बेचैन होने लगता। ये सब देख उसका दिल उड़ता, मगर वो उसी की भलाई के लिए मजबूर थी। ताबी अलमारी में कपड़े सेट करने के लिए कमरे में आई तो आइस को 2 दिन से एक ही शर्ट और ट्राउजर में करके रह गई। मतलब इसने गुस्से में 2 दिन से कपड़े ही नहीं बदले थे। ये देख उसे हंसी तो बहुत आई, लेकिन कंट्रोल करती अपना काम खत्म करके उसके पास आई। उसका रुख अपने सामने करती उसकी आंखों में देखा, जो खफगी से मुंह मोड़ गया था। क्या हुआ, नाराज है? तो तुम्हें याद आ गया? वो तंजिया अंदाज में बोला। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जैसा आप करते हैं मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया कभी। वो खफगी से बोलती उसे घूर कर देखने लगी तो गहरा सांस भरकर रह गया। फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बुरा हूँ मैं, तुम्हें हर बार तकलीफ दे बैठता हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब से जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि तुमने बुरी तरह मुझे अपने प्यार में पागल कर दिया है। इन दिनों तुम्हारी लातलकी मैंने कैसे बर्दाश्त की है मैं ही जानता हूँ। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वो बेचारगी से बोला तो ताबी खिलखिलाकर हंस दी। तो उसे हंसते देख वो उसे गले से लगा गया। ताबी भी नम आंखों से उसके गले लगती खुदा का शुक्र अदा करने लगी। ताबी के साथ वो अब हर हफ्ते डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाने लगा था और बाकायदा एक्सरसाइज भी करने लगा। अब वो खुद जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। डॉक्टर ने उसको मुस्बत जवाब दिया था, अगर वो ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। ताबी भी उसका पूरा साथ दे रही थी, रोज उसके साथ एक्सरसाइज में उसकी मदद करती। इन्हीं दिनों उनके बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। अब तो आइस उसे अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देता था और उस पर सब इसका मजाक उड़ाते तो वो झिम कर रह जाता। आज 2 माह बाद जाकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था और वो रब का जितना शुक्र करता कम था। ताबी का तो वो अब दीवाना था। ताबी कभी कभी तो हैरान होती कि ये वही आइस है जो उसकी शक्ल तक दिखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर खुदा का शुक्र करती जिसने उसे इतनी तकलीफों के बाद उसकी मोहब्बत उसे दी थी। आसिफ, हम वापस कब जा रहे हैं? आज इन्हें मरी आए 2 हफ्ते होने वाले थे। यही आइस लोगों का फार्म हाउस था जिसमें वो रह रहे थे और आहिस्ता के जाने का नाम नहीं ले रहा था। क्यों, तुम अब बोर हो गई हो? वो मुंह बसोरते बोला। उफ, मैंने ऐसा कब कहा? देखे ना कितने दिन हो गए, अब तो वापस चलना चाहिए ना। घर वाले सब बार बार फोन करके पूछ चुके हैं। वो झुंझला कर बोली। अभी नहीं जा रहे, मैंने तो अभी ठीक से तुम्हारे साथ वक्त भी नहीं गुजारा। उसके बालों की लट को पकड़ते हुए बोला। क्या, इतने दिन से हम यहाँ क्या कर रहे हैं आइस? क्या आप भी ना? वो झिम कर बोली और उठ खड़ी हुई तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ बोलो बोलो, क्या, आगे भी बात पूरी करो ना। वो शरारत से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। देखें आइस, प्लीज बस करें यार। इसे अपनी तरफ भागते हुए देखकर वो भागकर कमरे से निकली थी। पूरे लाउंज में उनके हंसने की आवाजें गूंज रही थी।